नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में देश और दुनिया की उन तमाम खबरों के बारे में विश्लेषण करने के लिए जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जल्दी से सेशन को सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। आज के सेशन की शुरुआत आज के मोटिवेशन से। तानि सर्वाणि संयमः युक्त आसित मत्परः वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। गीता का दूसरा अध्याय और 61वां श्लोक कहता है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। विद्यार्थी जीवन में बहुत बार आप बैठे कुर्सी पर होते हैं और मन आपका कहीं ना कहीं भटक रहा होता है। आंखें कुछ उस तरफ देखना चाह रही होती हैं जो आपको निश्चित ही परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में कान कुछ ऐसी बातें सुनने का प्रयास कर रहे होते हैं जो आपके काम की नहीं है, आपको डिस्टर्ब कर सकती है, फिर भी आप जोर दे रहे हैं। प्रयास कीजिए कि इस तरह से आप अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को एक ही स्थान पर लगाकर अपने को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ाएं। आइए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत। और आज के सेशन की पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर नेतन्याहू से जुड़ी है। नेतन्याहू के लिए कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सड़कों पर जनता इस समय लाखों की संख्या में सड़कों पर नेतन्याहू का विरोध करने के लिए उतरी हुई है। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर हैं। खबरें हैं प्रोटेस्ट ब्रेक आउट इन तेल अवीव। इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को रिजाइन करने के लिए कह रही है। लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़, संख्या बताई जा रही है लगभग 7 लाख से अधिक लोग। CNN के अनुसार 7 लाख से अधिक लोग इस समय सड़कों पर हैं। जिस देश की आबादी 90-95 लाख के बीच में है, वहां 7 लाख लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दें। नेतन्याहू के इस्तीफे की खबर कल पूरे टाइम सुर्खियों में बनी रही कि ये इसलिए इस्तीफा दें क्योंकि ये संधि नहीं कर पा रहे हैं, युद्ध विराम नहीं कर पा रहे हैं। और युद्ध विराम बोले तो सीज फायर नहीं कर पाए हैं। किसके साथ? गाजा पट्टी के साथ। ऐसे में हम चाहते हैं कि ये अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसा कहते हुए जनता पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरी। मजदूर संघ ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया। बड़ी सुर्खियां बनी, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी कि मजदूर भी अब हड़ताल पर हैं कि नेतन्याहू समझौता करो, गाजा पट्टी के साथ युद्ध विराम करो। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्यों यह सब हो रहा है, अल्टीमेटली ऐसा क्या है। तो आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इजराइल में एंट्री किए, यहां से सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपहरण किया, सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारा और अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने स्तर पर गाजा पट्टी से बंधकों को रिहा कराने के तमाम प्रयास किए। वो प्रयास कुछ हद तक कामयाब रहे, कुछ हद तक फेल रहे। और ऐसे में बंधकों का यानी हॉस्टेज का गाजा में अभी भी होना इजरायलियों का पेशेंस तोड़ रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए समय समय पर इजराइल में प्रोटेस्ट होते रहे हैं। लगभग 250 हॉस्टेजेस जब यह अटैक हुआ था उस समय ले जाए गए थे। हमास ने लगभग 1200 लोगों को मारा था, जिसके बदले की कार्रवाई में गाजा पट्टी पर लगभग 40,000 से अधिक लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच में इन 250 हॉस्टेजेस में से कुछ लोगों को रिहा शुरुआती तौर पर किया गया था जब खबरें निकलकर आई थी, जब युद्ध शुरू हुआ था नवंबर 2023 के अंदर। इसके बाद फिर खबर बनी दिसंबर 2023 में कुछ हॉस्टेजेस और छोड़े गए। यानी 7 अक्टूबर को जो 250 हॉस्टेजेस हमास अपने साथ गाजा ले गया था उनमें से 101 अभी भी हमास के पास ही हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और इनमें से 35 ऐसे हैं जिनके ऊपर यह माना जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? असल में 6 हॉस्टेजेस कल और मारे गए हैं। ऐसे में 101 जो संख्या है, जो पहले 107 हुआ करती थी, उनमें से 6 हॉस्टेजेस का मारा जाना ये इस समय पर इजराइल में तीव्र प्रतिक्रिया दिला रहा है। और जो हॉस्टेजेस के घरवाले हैं वो सरकार के खिलाफ लोगों को एकत्रित कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे प्रयासों में कमी है, आप हमारे बंधकों को रिहा क्यों नहीं करवा पा रहे हो। ऐसे में वो इंपेशेंट होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, 6 लोगों की बॉडी रिसीव हुई, जिनमें से ये सारे की सारे नाम हैं। इनमें सबसे पहला जो नाम है, जिसका नाम हर्ष गोल्डबर्ग है, यह नाम काफी चर्चित इसलिए है क्योंकि यह एक अमेरिकी नागरिक था। लगभग 7 अमेरिकी नागरिक अभी भी गाजा पट्टी में इजराइल के माध्यम से, इजराइल से जो ले जाए गए थे, उनमें से 7 अमेरिकी नागरिक अभी भी उन्हीं के कब्जे में हैं। उनमें से एक व्यक्ति, ये जो हर्ष नाम का व्यक्ति है, इसका यहां पर मारा जाना अपने आप में अमेरिका को भी बहुत दर्द पहुंचा रहा है। ये जो लोग यहां पर मारे गए हैं, इनकी आपके सामने तस्वीरें हैं। औसत उम्र इनकी 23 से 30 के बीच में लगभग बताई जा रही है। इसके बाद
प्रेसिडेंट बाइडेन तक का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि मैं लगातार बिना थके ये मेहनत कर रहा था कि हर्ष को वापस घर लाया जा सके, एंड जिल एंड आई कुड नॉट मोर हार्ट ब्रोकन, मतलब इसकी वजह से बहुत दिल टूटा है, बहुत दुख हुआ है। हमास लीडर इसकी कीमत चुकाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू वर्क टुवर्ड्स ए डील टू सिक्योर एंड रिलीज द रिमेनिंग होस्टेज, और हम जल्दी ही एक ऐसी डील पर पहुंचेंगे ताकि उन बंधकों को यहां से रिहा किया जा सके। ऐसे में दुनिया भर के नेताओं के द्वारा, मैक्रोन के द्वारा, एल्बनीज के द्वारा, इन सब के ट्वीट्स आए और इन्होंने अपने स्तर पर यह डिमांड रखते हुए कि हॉस्टेजेस को कैसे छुड़ाया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है, यह बड़ी खबर बनी। इजराइल ने गाजा के राफा में, वही वाला राफा जो कि गाजा का बिल्कुल पश्चिमी किनारा है, सॉरी पश्चिमी कहिए आप, तो उस किनारे से और भी दक्षिण की तरफ का किनारा है, दक्षिणी किनारे में राफा की सुरंग में 6 शवों को बरामद किया, तब से यह बवाल मचा हुआ है। असल में बताया जा रहा है कि इजरायली सेना को यह खबर मिली कि इस टनल के अंदर, ये बात तो सच थी कि इजराइल ने गाजा के अंदर यह देखा है कि नीचे की तरफ टनल बना करके हमास के लड़ाके रह रहे हैं, यानी जहां बम का भी असर नहीं पहुंच रहा, उन्होंने पूरी जमीन के अंदर सुरंगें कर रखी हैं। ऐसे ही एक टनल में गाजा के अंदर बंधकों को रखा हुआ था, यह सेना को खबर मिली, और जब सेना उन्हें छुड़ाने पहुंची उस समय उनके कनपटी के बिल्कुल नजदीक से रख करके उन पर गोली चलाई गई। यह पोस्टमार्टम से पता चला कि शुक्रवार और गुरुवार के मध्य में यह घटना हुई है, यानी गुरुवार और शुक्रवार के मध्य में यह घटना हुई है। सेना जैसे ही वहां तक पहुंचने वाली थी तो वहां जो इनको होल्ड करके हमास का नेता रखा हुआ होगा, हमास का जो आतंकी रखा हुआ होगा, वो इन्हें मार करके निकल गया है। ठीक है, मारे गए बंधकों में 23 साल का अमेरिकी मूल का इजरायली शख्स हर्ष गोल्डबर्ग भी है, और 6 बंधकों के मौजूद होने की खबर मिलने पर ही यह कार्रवाई की गई थी। इसका मतलब यहां से एक चीज तो बहुत खुलेआम स्पष्ट होती है, और वो ये है कि दुनिया भर से जो ये माहौल बनाया जाता है कि कोई बंधक है ही नहीं गाजा पट्टी में, यह गलत प्रूव हो रहा है, क्योंकि बंधकों के मरने की बात पता चली है, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात यह पता चलती है कि बंधक हैं भी और टनल भी हैं, क्योंकि टनल्स में ही से इनको बरामद किया गया है। अर्थात जहां पूरी इजरायली फोर्सेस एक तरफ से गाजा को साफ करके दूसरे कॉर्नर तक पहुंच गई, उसके बावजूद इतने 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बावजूद अभी तक वहां पर 101 हॉस्टेजेस हैं, और वो किसी ना किसी टनल में हैं। इसका प्रमाण अपने आप में टनल में हुई इस घटना से पता चलता है। अर्थात इन सब बातों से कंक्लूड अगर किया जाए तो यह सत्य है कि गाजा में हमास अभी भी कमजोर नहीं हो रहा है, या फिर इनके सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। सरेंडर नहीं कर रहा है का मतलब है कितने भी फिलिस्तीनी मरे, हमास नहीं मर रहा है, और अगर वो नहीं मर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात फिलिस्तीनियों के जान की कोई कीमत नहीं है, ऐसा यहां पर इन घटनाओं से पता चल रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार हमलों में फिलिस्तीनियों की तो जानें ले ही रहा है। हमास को संभवतया उनसे कोई इतनी वास्ता नहीं होगा। ऐसे में इनका मारा जाना अभी तक इस घटना को जीवंत रख रहा है। राफा जो कि इजिप्ट से लगा हुआ बिल्कुल बॉर्डर है, वहां पर टनल में इनका मरना, और फिर इनके परिवार की प्रतिक्रिया आना, दुनिया भर से प्रतिक्रिया आना, और इन्हीं प्रतिक्रियाओं में इजरायली लोग जिनके परिवार, जिन बंधकों के परिवार हैं, उन बंधकों के परिवार ने अपने साथ में लोगों को इकट्ठा किया, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि नेतन्याहू या तो इस्तीफा दो या सीज फायर करो, यानी कि युद्ध विराम करो, और युद्ध विराम करके हमारे बंधकों को रिहा कराओ। ऐसे में इनके देश के अंदर बड़ी संख्या के अंदर प्रोटेस्ट उतरने के लिए आए, प्रोटेस्टर्स उतरे, बंधकों का उन्होंने बिल्कुल वो ताबूत रख करके प्रदर्शन किया कि साहब हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। ऐसे में नेतन्याहू 1 सितंबर को बाहर निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो, मेरी तरफ से टुगेदर विद ऑल सिटीजन ऑफ इजराइल आई वाज आउटरेज्ड टू द डेप्थ ऑफ माय सोल बाय द हॉरिफिक कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ 6 ऑफ अवर हॉस्टेजेस। मेरे इन 6 लोगों का मारा जाना मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है, यह सत्य है। लेकिन मुसीबत क्या हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जहां इस दुख को साझा कर रहे हैं, इनके साथ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहते हैं नेतन्याहू, इसलिए इस हमले को किए जा रहे हैं। ये सीज फायर चाह ही नहीं रहे। इनका जो उद्देश्य है वो तो अंदर घुस करके क्षेत्र पर कब्जा करना है। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस डीप रिग्रेट एंड अपॉलॉजीज फॉर द फैमिली, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर के अब तक इन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा है कि मैं इनके सामने रुकूंगा। नहीं, इन्होंने कहा कि हमने पहले कई बार प्रयास कर लिए, और ये न्यूज़ है वाकई में, हमास के साथ में कई बार सीज फायर की बात की गई है, लेकिन सीज फायर के नाम पर हमास
अपने बंधकों को छुड़ाने की बात करता है, आतंकियों को छुड़ाने की बात करता है कि आप अपने पास में जो रखे हुए लोग हैं उन्हें छोड़िए, अगर वो आतंकी नहीं है या फिर वो आपके कॉमन सिविलियंस हैं तो भी उन्हें छोड़िए और उनके बदले हम आपके बंधक रिहा करेंगे। इस जिद पर अड़ा हुआ है लगातार हमास। हाल ही में इन्होंने अपने बड़े नेता को खोया, लेकिन उसके बावजूद भी हमास किसी भी तरह से इजरायलियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इधर नेतन्याहू भी पूरी तरह से एकदम तैयार हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मत छोड़ो, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पूरी तरह से बदला ले नहीं लूंगा। ऐसे में इनके जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद इनके खिलाफ, योव गैलेंट, वो ही अपने सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने अपनी प्राथमिकता में सीमा इलाकों पर कब्जा करना रखा हुआ है, ना कि बंधकों को मुक्त कराना। अब कौन से सीमा क्षेत्र की बात की गई है? बात की गई है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की। असल में एक 14 किलोमीटर का यह रास्ता है जो कि गाजा पट्टी को इजिप्ट से जोड़ता है। अब इसको ऐसे समझो, देखो ये जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है ना, इस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में पूरी तरह से ये वाला जो एरिया है जिसको आप बॉर्डर में देख रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया तो ऑलरेडी कब्जे में लिया हुआ है इजराइल ने। इजराइल का इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा है, ये जो आपने लाइन देखी यहां तक। अब इस क्षेत्र में कब्जा है, इसका मतलब यह हुआ कि गाजा के जो यहां के रहने वाले लोग हैं वो बॉर्डर एरिया से इजराइल के अंदर एंट्री करें, यह इजरायलियों की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन एक बॉर्डर गाजा का ऐसा है जो इजिप्ट के साथ साझा होता है और वो बॉर्डर है यहां पर यह पूरा की पूरा रास्ता लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। इसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है इसी से होकर के राफा क्रॉसिंग निकलती है, जहां से गाजा पट्टी के लोग इजिप्ट में एंट्री करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इजिप्ट के रास्ते ही गाजा में आम, एम्युनिशन, भोजन, सहायता, मानवीय सहायता, यूएन की सहायता अधिकांश इसी रास्ते से होकर पहुंचती हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यह जरूर बनेगा कि इनके पास में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो इस कोस्ट लाइन से भी तो सामान आ सकता है। देखो, बड़े जहाज कोस्ट के थ्रू नहीं पहुंच पाएंगे जब तक इनके पास कोई कोस्ट पर बड़ा अपने लिए पोर्ट बना हुआ ना हो। जहाज को पहुंचने के लिए पोर्ट जरूरी होता है, पोर्ट निर्माण में पैसा बहुत खर्च होता है। तो यहां से छोटी मोटी बोट तो आ सकती हैं सामान को लाने के लिए, लेकिन बड़ा सामान आने के लिए आवश्यक है कि वो सड़क के रास्ते आए, जो इनकी जरूरत के हिसाब से सामान है। अब किसी को बंदूक भेजनी है तो बड़ा जहाज लाएगा नहीं, छोटी बोट पर यहां पर पूरी तरह इजराइल निगरानी कर रहा है। तो समुद्र की निगरानी कर रहा है, जमीन की निगरानी कर रहा है, तो बचा इतना सा क्षेत्र। इस इतने से क्षेत्र पर 2007 के बाद से गाजा पट्टी एक तरफ से यहां पर निगरानी रखती है और दूसरी तरफ से यहां पे इजिप्ट निगरानी रखता है। अब क्या हो गया है, इस क्षेत्र को इजराइल जो है ना वो पूरी तरह अपने कब्जे में ले रहा है, यानी कि बॉर्डर्स को भी अब इजरायली कंट्रोल के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। इस बात को लेकर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इनका प्रयास यहां फंसे हुए लोगों को छुड़ाना कम है, बॉर्डर पर नियंत्रण रखना ज्यादा है। और ऐसे में रक्षा मंत्री इनके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं कि वो इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि पहले आजाद करा लो, कब्जा तो बाद में भी कर लिया जाएगा। अच्छा, असल में हमास भी यह बात जानता है कि अगर बंधक छोड़ दिए, अभी थोड़े दिन तक अगर वो बख्श के चल रहा है तो वो तब तक ही जब तक उसके थोड़े बहुत बंधक अंदर हैं। अगर वो हॉस्टेजेस को छोड़ देता है तो हमास के ऊपर और बड़ा हमला होगा और उसके बाद उसका खात्मा ही होगा। ऐसे में दोनों तरफ से कौन सही कौन गलत ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए गाजा पट्टी में फिलाडेल्फी कॉरिडोर चर्चा में है। साथ में नेतन्याहू पर प्रेशर है कि वो अपने इस्तीफे को दे दे और कहें कि वो व्यक्ति बैठे जो गाजा पट्टी के साथ समझौता कर ले। ठीक है, ऐसे में ये बड़ी चर्चा बनती है कि साहब अब क्या किया जाए, क्योंकि रक्षा मंत्री भी खिलाफ हो रहे हैं। नेतन्याहू क्या झुक जाएंगे क्या? इनके ऊपर और क्या प्रेशर आ रहा है? बड़ा प्रेशर कल रात को जो आया वो अमेरिका का आया। क्या आया? बाइडेन ने नेतन्याहू के बारे में कहा कि वो ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे जिससे कि सीज फायर डील हो जाए। मतलब कि नेतन्याहू खुद इस युद्ध को चलाए हुए हैं। बाइडेन ने कहा नेतन्याहू नॉट डूइंग इनफ टू सिक्योर गाजा सीज फायर, नेतन्याहू नॉट डूइंग इनफ टू सिक्योर हॉस्टेज डील। अमेरिका खुद भड़का हुआ है क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और उनका एक आदमी हॉस्टेज में मारा गया है, 7 ऑलरेडी अंदर हैं।
ऐसे में बाइडेन नेतन्याहू पर प्रेशर डाल रहे कि यार कुछ तो करो ताकि ये सीज फायर हो, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा उधर से झुकाएं। मुद्दा यह है, नेतन्याहू कहता है कि मैं झुकूं, मेरे आदमी उसकी बंधक बने हुए हैं, मैं आतंकी समूह के सामने झुक जाऊं, यह संभव हो नहीं सकता। भले ही सरकार से हटा दो, इस जगह से मैं नहीं हट सकता, मेरा स्टैंड क्लियर है। नेतन्याहू एकदम जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। ऐसे में दुनिया भर से इन पर प्रेशर तमाम आ रहा है। बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि भाई हमने हर संभव प्रयास किया इन्हें सीज फायर तक लाने के लिए, नेतन्याहू हैं कि मान ही नहीं रहे। इन्होंने लिखा कि मैं प्रॉपर तरीके से इस चीज को लेकर मीटिंग बुलाया हूं, कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने बुलाई और कहा कि भाई अगर हमास लीडर्स अपने बंधकों को नहीं छोड़ते तो इन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन नेतन्याहू भी एक बार के लिए कुछ तो कदम आगे बढ़े। खैर सारी बातें होती रही, सब चलता रहा। कमला हैरिस से भी यह बात पूछी गई कि मैडम आप क्या सोचते हैं। हालांकि कमला हैरिस बाइडेन के आने वाले समय में प्रेसिडेंट बनेंगी या नहीं, यह बड़ा मुद्दा है, लेकिन इनका गाजा के प्रति जो रवैया है, यह रवैया सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, यह लोग असल में जानना चाहते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जो इनकी पार्टी है, यानी कि बाइडेन और बाइडेन के साथ कमला हैरिस की जो पार्टी है, वो गाजा को लेकर सॉफ्ट है, यानी कि ये इतने आक्रामक नहीं है जितने ट्रंप आक्रामक हैं। ट्रंप होते तो अब तक इस मामले को खत्म ही कर दिए होते। खैर इन सब से आगे निकल करके बाइडेन अब क्या कर सकते हैं, ये तो जानने योग्य बात है। लेकिन इसी बीच में यूके का मैसेज आता है, और यूके क्या मैसेज करता है, सेशन से कुछ ही मिनटों पहले की बात है, घंटे पहले की बात है। यूके कह रहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट को, जो यूके से इजराइल के लिए हो रहा था वेपन का एक्सपोर्ट, उसको सस्पेंड करते हैं। हम इजराइल को वेपन नहीं देंगे। ऐसे में खबर बनती है कि इजराइल गाजा लाइव अपडेट, यूके सस्पेंड सम आर्म एक्सपोर्ट टू इजराइल। यहां पर देखिए 30 आर्म एक्सपोर्ट लाइसेंस टू इजराइल आफ्टर रिव्यू। बोले 30 ऐसे हमारे हथियार निर्माता हैं, उनका माल हम अब इजराइल को नहीं देंगे। कंप्लीट ब्लैंकेट बैन तो नहीं है, लेकिन हां कुछ आर्म्स डीलर्स को मना कर दिया गया है कि अब आप इजराइल को वेपन नहीं देंगे। इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि भाई इजराइल को रोकने के लिए यूके खुद कह रहा है कि भाई हम वेपन दे रहे हैं, तुम युद्ध किए जा रहे हो, हम थोड़ा वेपन रोकेंगे, संभवतः तुम सीज फायर तक चले जाओ। इसलिए अब बड़ा सवाल यह बनता है कि अमेरिका भी कह रहा है कि सीज फायर नहीं कर रहे, यूके भी कह रहा है कि भाई हम वेपन नहीं देंगे, तो नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू साफ कह रहे हैं आई विल नॉट सरेंडर। ये वही पुष्पा वाला डायलॉग है, झुकेगा नहीं। तो वो जो झुकेगा नहीं वाला डायलॉग है ना, वो इनके ऊपर चल रहा है कि भाई अपन सरेंडर नहीं करेंगे किसी भी प्रेशर के आगे। प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे देखा जाएगा, लेकिन मैं सीज फायर के लिए उनके सामने झुक जाऊं, उनकी मांगों के आगे ये हो नहीं पाएगा। मतलब स्टैंड साफ है कि इजराइल में चाहे सत्ता चली जाए, चाहे लाखों लोग सड़कों पर आ जाएं, नेतन्याहू अगर हैं तो वो हमास से किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है? आप अपने हिसाब से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरूरी है कि आप अपनी जानकारी जो आपको लगता है, आपका जो व्यू पॉइंट है, वो भी साझा करें, सो दैट भविष्य के भारत के रिलेशंस में उसका महत्व बढ़ता है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप में से जो साथी हमारे साथ व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। साथियों, एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए निकलकर यह आ रही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा जो आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाती है, उसमें 733 पदों पर आरएएस की भर्ती का कल विज्ञापन आउट हो चुका है। 19 सितंबर से आप आवेदन कर सकेंगे और 18 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। यानी आरएएस के अंदर अब आप भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 733 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। टाइम है आपके पास अभी 19 सितंबर से अप्लाई करने का, और इसमें आप आवेदन करेंगे तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, और उस प्रीलिम्स के बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस का होगा। संभवतया चूंकि 1 महीने तक केवल फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो हो सकता है इन बिटवीन एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाए, और नहीं भी हो तो फॉर्म फिलिंग के लगभग 45 दिन बाद सामान्यतया माना जाता है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ऐसे में अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म 18 अक्टूबर तक जा रहा है, तो मानकर चलिए कि नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में संभावित हो सकता है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो। फॉर्म फिलिंग शुरू हो रही है, यह अपने आप में इस कार्य की आगे बढ़ने की दिशा में है। ऐसे में जो भी छात्र तैयारी में हैं, जो ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से तैयारी करते समय छात्र मेंस को पहले प्राथमिकता देकर चलते हैं, फिर प्रीलिम्स को देते हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि कृपया करके प्रीलिम्स को अब फोकस करना शुरू कर दें। कम से कम 2 से ढाई महीना आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए लगता है।
आप में से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो तमाम अन्य एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे एसएससी की कर रहे हों या फिर स्टेट की एग्जाम की और जो एग्जाम्स हैं टीचर्स का, पटवारी का वगैरह वगैरह। ये सब लोग अब प्रीलिम्स पर फोकस करना शुरू करें क्योंकि एग्जामिनेशंस डेट आ चुकी हैं। ये बड़ी सूचना है, आप अपने सभी साथियों के साथ साझा करें क्योंकि अल्टीमेटली इस एग्जामिनेशन में प्री क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेंस में बैठ पाएंगे। और चूंकि प्री का समय आपको बहुत कम मिलता है डेट आने के बाद, इसलिए फोकस्ड हो जाएं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों से स्पेशल गुजारिश है। गुजारिश के साथ साथ मैं ये भी याद दिला दूं कि आप में से जो छात्र हमारे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं याद दिला दूं कि हमने आरएएस का फाउंडेशन बैच आपके लिए फिर से लॉन्च कर दिया है। आप उसमें एडमिशन ले बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। कंप्लीट फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का डिटेल बैच है पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप इसे एक्सेस करें और अगर आपका मेंस का समय 1 साल के भीतर भीतर कंप्लीट नहीं होता है तो हम इसका एक्सटेंशन भी आपको दे देंगे। इसमें हमने आपके लिए एक जो अतिरिक्त व्यवस्था की है वो क्या है कि देखो 2-2.5 महीने में सारे सब्जेक्ट एक साथ खत्म नहीं हो सकते। तो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं वो तो आपको मिल जाएंगे एज इट इज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ताकि आप अपने समय में 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी सुनकर पढ़कर अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। प्लस जो करंट है यानी कि जो अब 2 महीने में तैयार किया जा सकता है, जैसे करंट अफेयर्स है, राजस्थान की इकोनॉमी है, राजस्थान की ज्योग्राफी जो कि नए जिलों के बाद से बड़ी ही अस्पष्ट चल रही है, उस ज्योग्राफी के लिए भी आप हमसे लाइव क्लासेस ले लेंगे। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड का एक बेहतरीन आपको कॉम्बो यहां पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट हैं उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ लें। ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से एक बार क्योंकि करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की ज्योग्राफी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपडेट होते रहना जरूरी होता है। तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर लें, अभी से आप एक्सेस करें, पढ़ाई को सुनिश्चित करें और मतलब अपनी पाठशाला एप्लीकेशन जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है वहां से आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, कोई भी क्वेरी और कमेंट हो तो कॉल सेंटर का नंबर आपके लिए उपलब्ध कराया हुआ है। बाकी हमारे अन्य बैचेस भी समय समय पर उपलब्ध हैं, हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करते रहें टेस्ट सीरीज के लिए। हैंड रिटन नोट्स की भी बात बता देता हूं, आरएएस के हैंड रिटन नोट्स भी कंप्लीट 16 सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं। आप उन्हें भी अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश भाषा में आप उनकी पढ़ाई सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी 4 बड़े सब्जेक्ट्स जो हैं उनका इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में नोट्स उपलब्ध है, आप घर बैठे इसे मंगा सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी हो तो बताएं। कोई क्वेरी कमेंट अगर हो तो बताएं। चलें आगे बढ़े। चलिए हाँ जी साथियों, अमेरिका इस समय इलेक्शन के दौर से गुजर रहा है। आपको पता है कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव प्रचार बिल्कुल चल रहा है। 4 साल में होने वाला चुनाव जो कि एक बार अगर चुन लिया जाए तो पूरी 4 साल के लिए अपने देश में राष्ट्रपति देखता है। इस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ट्रंप वर्सेस बाइडेन ना होकर के बाइडेन के स्थान पर कमला हैं। इनके बारे में हमने आपको महीने भर पहले भी जुलाई के मध्य में सूचना दी थी और बताया था कि बाइडेन पीछे हट गए हैं और कमला का नाम आगे कर दिया है, कमला हैरिस का नाम। तो ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस इस समय इलेक्शंस में है। अब ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस में जो कंपटीशन है वो बिल्कुल भारत की तरह आगे बढ़ रहा है। कैसे? आपको याद होगा कि पिछली बार यानी कि अभी जब हमारे इलेक्शंस हुए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के इलेक्शंस में प्रधानमंत्री को लेकर के एक
थॉट चलाई गई थी, एक थ्योरी चलाई गई थी डिक्टेटरशिप की, कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो तानाशाही आ जाएगी। अमेरिका के अंदर बढ़िया से तानाशाही शब्द बिक रहा है कि अगर ये आए ट्रंप तो तानाशाही ले आएंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, जैसे भारत के इलेक्शंस में पोलराइजेशन का प्रयास होता है, पार्टियां जानी जाती हैं कि भैया मुस्लिम वोट बैंक फलानी पार्टी का है, उस वोट बैंक को या तो एक पार्टी अपने साथ इकट्ठा करने का प्रयास कर रही होती है, तो दूसरा पार्टी उसको पोलराइज करने का प्रयास कर रही होती है कि उसके नाम पर बाकी लोगों को एक कर लो, या रिवर्स कि उसके वोट एक साथ ले लो। हमारे देश में मुस्लिम्स वोट का जो वोट बैंक करण हो चुका है, और उस वोट बैंकीकरण में जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तो सर्वविदित है, दुनिया भी जानती है। लेकिन भारत से कोई इतना इंस्पायर्ड हो जाएगा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से, सो कॉल्ड सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अगर प्रभावित हो जाएगा तो खबर तो बड़ी बनेगी ही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाल ही में ट्रंप का एक ट्वीट अमेरिका में बहुत ज्यादा बवाल कर रहा है, और वो क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर ट्रंप के ट्वीट्स के अंदर कुछ तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर इशारा कर रही है कि नो वन इज सेफ विद कमलाज ओपन बॉर्डर। ट्रंप कह रहे हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। 1 सितंबर का ट्वीट है, इसमें सीधा सा उद्देश्य है कि कोई महिला है, उसके पीछे एक पुरुष है जो चाकू लेके घूम रहा है। कमला हैरिस अगर आती हैं तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा, क्योंकि कमला बॉर्डर्स को ओपन रखना चाहती हैं। यह एक केवल सिंगल सा पॉइंट था, चलो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा देखते हैं, कमला का कहना है कि वो फ्री हेल्थ केयर देंगी इल्लीगल लोगों को, यानी कि जो अवैध प्रवासी आकर के अमेरिका में बस रहे हैं उनको फ्री, इल्लीगल लोगों को फ्री हेल्थ केयर देंगी। तो आप जरा इधर देखें, एक हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए लोगों की लाइन लग रही है। आप देख लीजिए, दे आर कमिंग टू कलेक्ट, इसलिए ट्रंप को वोट दें। ये दूसरा ट्रंप का हो गया। चलो यहां तक तो 2 लाइनों में मुसलमान जैसी कोई बात है ही नहीं, ये तो अवैध प्रवासियों की बात हो रही है। चलो जी यहां तक भी ठीक है। अब तीसरा ट्वीट अगर आप देखें तो आपको सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का 1 सितंबर का है, और यह है मीट योर न्यू नेबर्स, अपने नए पड़ोसियों से मिलें। पहनावा स्पष्ट कर रहा है कि पड़ोसी मुसलमान हैं। कर क्या रहे हैं? वो अमेरिका का झंडा जला रहे हैं। बोले ये आपके नए पड़ोसी होंगे यदि कमला जीतती हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट, इससे ज्यादा सटीक तरीके से किसी एक कम्युनिटी को संभवतया इतने पुराने लोकतंत्र में आप होता हुआ पहली बार देख रहे हो। लेकिन यह वास्तविकता में पहली बार तो नहीं है। लेकिन हां, सोशल मीडिया के दौर में एकदम इस तरह से लिख देना यह साफ करता है कि ट्रंप किस तरह से मुसलमानों को अमेरिका में देखते हैं, और यह भी स्पष्ट करता है कि कमला हैरिस इल्लीगल माइग्रेंट्स की समर्थक प्लस मुसलमानों की समर्थक हैं। इस बात को ट्रंप सबको बता रहे हैं। अब ऐसा कैसे स्पष्ट हुआ कि ये सबको बता रहे हैं? चुनावों में कितना ज्यादा मुस्लिम वोट मैटर करता है? क्या ये पोलराइजेशन चुनावों के लिए जरूरी है क्या? सारी बातें विस्तार से जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मुसलमानों के अवैध रूप से आने के विरोधी कहे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से आते हैं, बाइडेन और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं। डेमोक्रेटों को मुसलमानों का समर्थक माना जाता है। यह माना जाता है कि अमेरिका में जो बड़ी तरह से जो अवैध प्रवासी घुस रहे हैं उन्हें केवल और केवल डेमोक्रेट्स ने ही आने दिया है, रिपब्लिकन्स तो उस पर सख्ती बरतते ही हैं। प्यू रिसर्च का दावा है कि यूएस के अंदर 2017 का है ये, कि यूएस मुस्लिम कंसर्न्ड अबाउट देयर प्लेस इन सोसाइटी बट कंटिन्यू टू बिलीव इन द अमेरिकन ड्रीम। मतलब अमेरिकन्स के साथ रहते हुए मुसलमान भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं, लेकिन सपना तो है ही अमेरिका का। ऐसे में यूएस के लिए ये जो 2017 वाला स्टैंड है ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ट्रंप का यह बयान जो अब आया है यह पहले किस तरह से था और किस तरह से पहले इसने असर डाला था, अब वो देखते हैं। वर्ष 2015 की बात है।
क्या यूएस में मुस्लिमों पर बैन लग जाएगा, ऐसी सुर्खी भारत में चलने लगी थी। क्यों चलने लगी थी? 2015 में ठीक इसी प्रकार से जब चुनाव होने वाले थे, असल में 2016 के चुनावों में ट्रंप जीत कर आए, तो 2015 में ही ट्रंप ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था और ट्रंप ने कहा था कि वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अमेरिका में प्रॉपर तरीके से मुसलमानों की एंट्री बंद कर देंगे। टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम्स इन अमेरिका, ये ट्रंप ने 2015 के दिसंबर में बयान दे दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं आता हूं तो मैं इस देश में किसी भी मुसलमान को एंट्री नहीं करने दूंगा, ऐसा उन्होंने अपनी एक रैली के अंदर 2015 के अंदर कहा। तो क्या परिणाम निकला? 2016 के इलेक्शन हुए, ट्रंप विजयी हुए। ट्रंप के खिलाफ खड़ी थी हिलेरी क्लिंटन जो हार गई। ट्रंप विजेता बने 8 नवंबर 2016 को हुए इलेक्शंस में। इलेक्शंस के बाद पार्टी के अंदर पद तक पहुंचते पहुंचते जनवरी का काम आ जाता, जनवरी आ जाता है। 2017 की जनवरी आ गई। ट्रंप ने अपने शुरुआती जो आदेश दिए उसमें पहला बड़ा आदेश था कि 7 कंट्री सीधी सीधी ऐसी लिख दी, टैग कर दी जहां से लोग अमेरिका नहीं आ सकते। 7 देशों का नाम मार्क कर दिया और ये 7 देश मुस्लिम राष्ट्र थे कि भाई यहां से इस देश में कोई नहीं आएगा। इन 7 देशों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया वो था कि अमेरिकी मुसलमानों से डरते हैं, क्योंकि मतलब उल्टा इसमें कहा गया कि मुस्लिम अमेरिकियों से नफरत करते हैं क्योंकि अमेरिकियों में यह डर है कि 9/11 का जो हमला था वो मुसलमानों ने किया था और मुस्लिम आतंकी होते हैं और ऐसे में इनका इस देश में कोई स्थान नहीं है। बाय द वे, वर्ष 2001 की घटना जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह से जहां तक भी आतंकवाद को देखता उसे मारने पहुंचता, उसमें 9/11 के अंदर अमेरिका में हुए ओसामा बिन लादेन के अलकायदा के हमले और उन हमलों की प्रतिक्रिया स्वरूप जॉर्ज डब्ल्यू बुश का अफगानिस्तान पर हमला, यह ट्रंप की ही पार्टी के समय में था। यानी कि उस समय भी रिपब्लिकन्स का ही शासन था जब अमेरिका पर हमला हुआ और रिपब्लिकन्स ने ही अफगानिस्तान पर अलकायदा के खात्मे के लिए हमला किया था। यानी अफगानिस्तान पर जो पूरी तरह से गोला बारूद बिछाया गया था वो इन्हीं की पार्टी का फैसला था। ठीक है, वर्तमान में भी ये मानते हैं कि इस्लाम ही आतंक है और ये आतंक अमेरिका के लिए चुनौती है। हालांकि जो इस्लामिक कंट्री हैं वो इसे इस्लामोफोबिया कहते हैं कि इस्लाम से डरते हैं जो लोग वो इस्लामोफोबिक हैं, यानी कि सभी मुसलमान आतंकी नहीं होते। ये उन देशों का कहना है या फिर कहिए कि अमेरिका में उन लोगों का कहना है जो मुसलमानों को आतंकी नहीं मानते और वो इसको इस्लामोफोबिक कहते हैं, जो लोग इस्लाम से डरते हैं। ऐसे में ट्रंप का सीधे ही इस तरह से बैन कर देना कथनी और करनी में समानता को दर्शाता है। ट्रंप इस बात को बढ़िया तरीके से प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आते ही अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से जो लोग यहां एंट्री किए थे उन्हें बाहर निकाल रहा हूं। 13769 करके ऑर्डर नंबर निकाला और कहा कि भाई अब से ऑर्डर है कि कोई देश के अंदर एंट्री नहीं करेगा। 7 देशों से सीधी एंट्री को बैन कर दिया गया। इनमें सबसे पहला देश था ईरान। आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा कि ईरान ही क्यों? ईरान इसलिए क्योंकि ईरान के बारे में एक बड़ा तर्क यह दिया गया कि सबसे ज्यादा अमेरिका में अगर कहीं के मुसलमान आकर रह रहे हैं तो वो ईरान है। तो ऐसे में ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सीरिया, इराक और सूडान, यहां से कोई व्यक्ति कैसे भी अमेरिका नहीं आएगा। अगर अवैध तरीके से भी आ गया है तो भी उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यह पाबंदी इन्होंने कई चरणों के अंदर लागू कर दी। कुछ महीने बाद ट्रंप ने फिर एक और ऑर्डर निकाला जिसमें कुछ बदलाव किए गए और इराक को लिस्ट से हटा दिया। फिर तीसरी लिस्ट जारी हुई, इसको 3.0 भी कहा गया। इसके अंदर कुछ और देशों को शामिल किया गया जैसे वेनेजुएला, चाड, नॉर्थ कोरिया। ये मुस्लिम बहुल देश तो नहीं थे लेकिन अमेरिका की इनसे बनती नहीं थी। सूडान इस फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया। कहने का मतलब यह रहा कि ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से कई देशों पर बैन चिपका दिए थे और बार बार सबसे जब कोई पूछता तो कहते थे कि मुझे लगता है कि वो लोग हमसे नफरत करते हैं इसलिए मैं उन्हें अपने देश में नहीं आने देता।
और ऐसा करते हुए इन्होंने काफी सारे देशों पर बैन लगाते रहे, इनके खिलाफ खूब प्रदर्शन होते रहे, लेकिन ये नहीं माने। अमेरिका में लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे कि ये आप ऐसा करके रिलीजियस लिबर्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये गलत है और आपके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। ये वो लोग थे जो कि अमेरिका में ही रह रहे थे, पहले से या तो अवैध तरीके से रह रहे थे या फिर लेजिटिमेट तरीके से वहां के निवासी हो चुके थे। ऐसे में ट्रंप का यह बैन लगाना उनके वादे को पूरा करने जैसा था और संभवतया चुनावों में जिताने वाला भी था। इसका परिणाम क्या निकला? 2018 में मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या में कमी देखी गई, जो कि पहले की तुलना में, और प्यू रिसर्च की बात माने तो 9/11 के बाद अगर सबसे कम मुस्लिम शरणार्थी अगर अमेरिका में कभी आए तो वो तब आए जब अमेरिका में ट्रंप ने इस तरह का बैन लगाया। फिर बाइडेन ने क्या किया? जब ट्रंप को यह समझ में आया कि भाई ये मुसलमान का विरोध मेरे लिए फायदे का है, तो बाइडेन ने इसको कैसे कैश किया? बाइडेन ने अपने चुनावों में कहा कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा मैं इस तरह के सारे बैन हटा दूंगा। बाइडेन चुनाव जीतते हैं और वो पहले ही दिन इस प्रकार के सारे बैन हटा देते हैं, पहले दिन हटा देते हैं कि कोई बैन नहीं है, कोई भी अगर आता है तो वेलकम है। इसका मतलब अमेरिका में मुसलमानों की जो एंट्री है वो वहां का एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। प्रवासियों को लेकर के वहां के लोग बटे हुए हैं, प्रवासियों में भी मुस्लिम प्रवासी जो अवैध रूप से आ रहे हैं उन्हें लेकर के बड़ा वो है। तो बाइडेन ने आते ही 21 जनवरी 2023 को जो पहला फैसला लिया उसमें मुस्लिम कंट्रीज का ट्रैवल बैन हटाया गया। अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ट्रंप पहले आए थे तब उन्होंने पहले दिन कंट्रीज को बैन किया, बाइडेन आए तो बाइडेन ने पहले ही दिन लोगों के साथ एंट्री को लागू कर दिया कि चलिए भाई सब एंड कर देते हैं पुराने ऑर्डर्स और आप सबकी एंट्री फिलहाल होती है। ठीक है साहब। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव की तैयारी में है। तो पिछले ही साल डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट उस समय 2016 को रिपीट करते हुए इस बार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बैन को रिवाइव करूंगा और जो व्हाइट हाउस ने मेरे फैसले को पलटा है मैं उनके फैसले को पलट दूंगा अगर राष्ट्रपति बना। तो इस बार फिर से ये चुनाव में है। पिछले साल कहा था, इस बार ये पूरी तरह से चुनाव में है। अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा कि भाई इतना भी कितना मुसलमान रहता है अमेरिका में जिसे लेकर के इतना बयानबाजी चल रही है। तो देखिए अमेरिका में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1% से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 1.3% ही मुसलमान रहता है, लेकिन मिशिगन, ओहियो, टेक्सास, वर्जीनिया और जॉर्जिया जैसे कई स्विंग राज्यों में, अब ये स्विंग राज्य क्या होते हैं ये भी बताएंगे। स्विंग राज्य का मतलब जैसे अपने देश में स्विंग वोटर्स कहा जाता है ना, जिनका पता नहीं है कि ये किसे वोट दे देंगे, डेमोक्रेट्स को दे देंगे कि रिपब्लिकन्स को दे देंगे, ये नहीं पता है। ऐसे ही इनके यहां भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें पिंक स्टेट भी कहा जाता है, जिनका अंत तक नहीं पता चलता कि ये ज्यादा वोट किसको देंगे, किस पार्टी को देंगे, तो इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। उन स्विंग स्टेट्स के अंदर जो मेजॉरिटी है ना वो मुसलमानों, मतलब मुस्लिम संख्या ज्यादा है, अच्छी खासी आबादी में है। और यूएस के मुस्लिम अमेरिकी समुदाय की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में अगर 33 करोड़ आबादी है तो उसमें 34.5 लाख मुस्लिम हैं, जिनमें से 21.5 लाख वयस्क आबादी है और ये वोटर्स हैं। और बड़ी संख्या में जो अप्रवासी आकर बसे हैं अमेरिका में, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या है जो दुनिया भर से आकर यहां पर बसे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि अमेरिका अपने इन स्विंग वोटर्स को ही हमेशा प्रभावित करने के लिए रहता है। इनको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक दलों ने अपने अपने वोटर आइडेंटिफाई कर लिए। जैसे बीजेपी के लिए कहते हैं कि ये जनरल कास्ट के लोग इनको वोट देते हैं, मतलब ये मानकर चलते हैं कि ब्राह्मण बनिए लोग संभवतः इनको वोट देते होंगे। हालांकि देश में उनकी आबादी बड़ी सीमित है, लेकिन फिर भी ये सब इनको वोट देते होंगे। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बीएसपी के बारे में बोला गया कि साहब दलित वोट इनका हो गया। ऐसे ही अभी समाजवादी पार्टी जब इलेक्शंस में रही, अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर, तो उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए गठबंधन बनाया। और पीडीए गठबंधन में उन्होंने कि भाई मुस्लिम वोट भी अपना होना चाहिए, यादव वोट भी अपना होना चाहिए, और पिछड़ा वोट यादवों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों का भी अपन को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कि भाई ये अपना वोट बैंक है। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस जो कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जानी जाती है, कि देश भर में मुसलमानों का एक छत्र वोट अगर किसी को पड़े तो वो कांग्रेस को पड़ना चाहिए। तो पार्टीज बटी हुई हैं, ये वोट शेयर तो सबको पता है। जैसे कि भाई हमारे देश में
ये वोट इस पार्टी को जाएगा। ये जितने भी पॉलिटिकल जानकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो पहले से मान कर चलते हैं कि ये तो इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है। ओके, लेकिन कई ऐसी जातियां हैं हमारे देश में भी जिनके बारे में लास्ट मोमेंट तक नहीं पता चलता कि ये किसे वोट देंगी। जैसे राजस्थान के अंदर जाटों को लेकर यह कहा गया कि जब जाट सत्ता पक्ष के साथ में हुए तो जिता दिए, विपक्ष में हुए तो हरा दिए। जैसे इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में जो लोकसभा सीटें घटी बीजेपी की, उसमें बड़ा कारण जाट वोटों का एक साथ कांग्रेस के पक्ष में पड़ जाना बताया गया कि साहब ये बीजेपी के साथ नहीं गए, मतलब स्विंग कर गए। स्विंग जो चीजें हैं, मतलब इनका नहीं पता लास्ट में ये किसके साथ चले जाएंगे। और कुछ कास्ट ऐसी, कुछ क्षेत्र ऐसे जो लास्ट तक चाहते हैं कि बताओ हमें, हमारे लिए क्या करोगे। अगर आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ हैं, अगर हमारा कोई उम्मीदवार आपने नहीं उतारा, हमें कोई बड़ा पद नहीं दिया, हमारे लिए कोई नियुक्ति नहीं दी, हमारे लिए कोई काम नहीं किया, हम आपको वोट नहीं देंगे। ये जो एंड तक, और इन्हीं के लिए सारा की सारा गेम चल रहा होता है। मतलब असल में जो वोट जीता जाता है ना, चुनाव जीते जाते हैं, वो 2-5% वोट शेयर से जीते जाते हैं। मतलब अपोजिशन और सत्ता पक्ष लगभग बराबर के से वोट पाती है। 10-5% का जो अंतर है वो स्विंग का अंतर है कि वो वोटर इस तरफ चला गया तो वो जीत गया, और वो वोटर इस तरफ चला गया तो दूसरा जीत गया। अमेरिका में भी ऐसा है। अमेरिका में ये राज्यवार डिसाइड होता है कि भाई फलाना जगह, इस राज्य के वोटर अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ चले गए तो वो पार्टी सरकार में आएगी। बाकी पहले से बटे हुए हैं राज्य कि इस राज्यों में अधिकांश लोग जीतते हैं इस पार्टी के, इस राज्य में अधिकांश लोग जीतते हैं इस पार्टी के। ये हैं बीच के लोग जो डिसाइड करेंगे कि कहां जाना है। ठीक है, ऐसे में अमेरिका के इन स्विंग वोटर्स को लेकर के ही सारे दांवपेच खेले जाते हैं। स्विंग वोटर्स में चूंकि मुस्लिम बढ़ती आबादी है, और मुस्लिम बढ़ती आबादी के साथ साथ अनुमान बताता है कि 2050 तक मुस्लिम समुदाय की आबादी 80 लाख तक हो जाएगी, जो कि आबादी का कुल 2% हो जाएगी। ऐसे में इन स्विंग वोटर्स का वोट किस तरह से डलवाया जाए, यही सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दी। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा मुसलमान कहां से आकर बसे हुए हैं? तो 11% मुसलमान जो अमेरिका में रह रहे हैं वो ईरान से आए हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो भारत से आए हुए मुसलमानों का है, फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, कुवैत, सीरिया, और फिर मिस्र के मुसलमानों का नंबर आता है। अमेरिका की कुल आबादी 33.5 करोड़ के 33 करोड़ के आसपास बताई जाती है। ठीक है, तो ये स्विंग वोटर्स की कहानी मैंने आपको बताई कि कैसे ये मतलब चुनावों के अंदर असर डालते हैं। जैसे अभी कमला हैरिस और ट्रंप को ही आप देख लीजिए, 2024 अगस्त का ये सर्वे है, इसे देखिए आप। स्विंग वोटर्स का अभी का मन क्या चल रहा है, वहां पर क्या होता है, न्यूज चैनल वाले खुद डिसाइड करते हैं, मतलब न्यूज चैनल वाले पोल कराते रहते हैं, बताओ भाई किसको जिताना चाह रहे हो। तो देखो, ये जो रेड वाला मार्कर है ना, ये चल रहा है ट्रंप का, और ये जो ब्लू वाला मार्कर चल रहा है ये कमला हैरिस का चल रहा है। कमला हैरिस जो स्विंग स्टेट्स हैं, एरिजोना, जॉर्जिया, पेनिनसिल्विया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन एंड विस्कॉन्सिन, इन सब के अंदर देखो कमला हैरिस जो है ना वो लीड बनाए हुए हैं। 1-2 स्टेट को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल करीबी मुकाबला है नेवादा और नॉर्थ कैरोलिना के बीच। अदरवाइज अधिकांश जगह पर वो कहीं ना कहीं लीड बनाए हुए हैं। मतलब ये है कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें कमला हैरिस का सिक्का चल रहा है। ये स्विंग स्टेट्स ही हैं जो पिंक से दिखाए गए हैं, जहां पर बताया जाता है कि ये लोग चुनावों में इलेक्टोरल्स जो जिनको चुनते हैं, इलेक्टर्स को जो चुनते हैं, वो उन पार्टियों के होते हैं जिनसे इनके हित बन रहे होते हैं। अच्छा, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। जैसे भारत में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनके पास 272 का आंकड़ा आ जाएगा वो सरकार बनाएगा। ऐसे ही इनके यहां पर 538 इलेक्टोरल्स हैं, इलेक्टर्स कह सकते हैं आप एक तरह से सांसद को। हालांकि इनके यहां उनका सांसद वाला दर्जा नहीं है, यानी कि वो जाकर के नहीं बैठेगा, लेकिन इनके चुनाव में राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट नहीं दिया जाता, इलेक्टर को चुनकर भेजा जाता है। इलेक्टर्स उन 50 राज्यों से चुने जाते हैं जनसंख्या के प्रतिशत में। मतलब इनके 538 इलेक्टर्स में से 270 जिसके पास हो गए वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इनके 538 में से 270 इलेक्टर्स कई बार कुल वोट शेयर जितना है उससे कम होते हुए भी दूसरे का राष्ट्रपति बना गए। मतलब ऐसे समझिए, एक मुद्दा बताता हूं 2016 का। ट्रंप को 46.4% वोट मिले थे और हिलेरी क्लिंटन को 48.5% वोट मिले थे। बढ़त संख्या के हिसाब से तो हिलेरी को राष्ट्रपति बनना चाहिए था, लेकिन इलेक्टर्स जो थे ना 270 वो ट्रंप को मिल गए थे, और ट्रंप को मिल गए थे तो ट्रंप की सरकार बन गई थी। मतलब इनके यहां पर
पार्टी का इलेक्टर है, लेकिन वो इलेक्टर वाकई में उस राष्ट्रपति को वोट देगा जरूरी नहीं है। आसान भाषा में करें तो ऐसे समझिए, पार्टी ने अपने अपने लोग उतारे राज्यों में कि भाई हमारे लोगों को वोट दो। विधायक की तरीके से समझो, ये जो अभी 5 नवंबर 2024 को होने वाला अमेरिकी चुनाव है, जो कि पहले सोमवार के अगले मंगलवार को होता है, उस चुनाव में क्या होता है ना, इन लोगों के यहां पे पार्टी बता देती है कि मेरा इलेक्टर है, इसे वोट दो। आपने पार्टी के हिसाब, जैसे अपने यहाँ होता है ना, विधायक सांसद बता दिया कि साहब इसको वोट देना है, मतलब पार्टी ने बीजेपी क्या कहते हैं उसको, विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए लोग बता दिए कि इनमें से किसको वोट देना है, बता दो। लोग वोट देते हैं। अपने यहाँ तो ये होता है जिस पार्टी से वो इलेक्टर चुना गया उसी को वोट देगा। इनके यहाँ ये है कि इलेक्टर मर्जी पड़े तो मन फेर सकता है, मतलब इलेक्टर जिनके जीत के आया और फिर उसने कहा मेरी मर्जी कि मैं इसको वोट दूं, मतलब राष्ट्रपति ट्रंप को बनाऊं कि कमला हैरिस को बनाऊं। मतलब इलेक्टर को भले ही पार्टी ने उतारा हो, लेकिन इलेक्टर बनने के बाद भांजी मार सकता है, जो कि लास्ट 2016 में देखने को मिली थी। तो मतलब यहां पर स्विंग स्टेट्स बड़े टफ हैं और उन टफ में इलेक्टर्स की भूमिका टफ है। इलेक्टर्स की अगर बात की जाए तो स्विंग वोटर्स पर कमला हैरिस भारी पड़ रही हैं और भारी पड़ते समय वो निरंतर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। आपको याद हो तो अभी इजराइल और गाजा का जो मामला चल रहा था, इस दौरान अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, जिस पर ट्रंप काफी नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं रहा होता तो यह सब होने ही ना दिया होता। जो आज यहां की यूनिवर्सिटीज में मुसलमान जो हैं वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर जो भी हो, कमला हैरिस फिलहाल ट्रंप से आगे स्विंग स्टेट्स में चलती हुई दिख रही हैं। यही कारण है कि ट्रंप याद दिला रहे हैं कि देखो ये लोग हैं, यानी बाइडेन हैं, कमला हैरिस हैं, ये लोग जब तक हैं, इन लोगों ने हालात ये कर दिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस में लोग गाजा के समर्थन में हमारे झंडे को आग लगा रहे हैं। हमारे देश में रहते हुए हमारे झंडे को आग लगा रहे हैं, अपने हितों की बात दूसरे देश में करने के लिए। मतलब गाजा के लोग यहां प्रदर्शन नहीं कर रहे, उनके सिंपैथाइजर हमारे देश में उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं तो कमला को वोट दें, अदरवाइज फिर मुझे वोट दें। कमला हैरिस कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक दिन डिक्टेटर बन जाएंगे। फिर ट्रंप से पूछा गया क्या आप वाकई में डिक्टेटर बनने वाले हो? इनने कहा हाँ, एक दिन के लिए तो सही, क्योंकि जिस दिन मुझे ये साइन करना होगा कि इन लोगों को नहीं आने देना है, उस दिन तो मैं मेरी करूंगा। मतलब इनके यहां डिक्टेटर भी आ गया और भाई साहब इनके यहां मुसलमान वोटर भी चला आया है। देखो जरा, इनसे पूछा गया you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except day one. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. That's not retribution. I'm going to be. अब देखो इनकी क्या कहानी है। कहानी ये है, इनसे पूछा गया कि साहब आपके ऊपर कहा जा रहा है कि आप पावर्स का मिसयूज करोगे। आप जिस दिन राष्ट्रपति बन गए उस दिन आप पावर्स का मिसयूज करेंगे, आप डिक्टेटर बन जाएंगे, ऐसा कमला हैरिस कह रही हैं। इनके समाचार चैनलों में इस तरह से इंटरव्यू होते रहते हैं और उस उम्मीदवार से, क्योंकि आपने देखा होगा ना प्रेसिडेंशियल जो डिबेट्स होती हैं वो भी न्यूज़ चैनल वाले ही कराते हैं। ऐसे में इनसे पूछा गया कि सर आप अगर बन गए तो पता चला है कि आप तो डिक्टेटर बन जाओगे। बोले हाँ, मैं पावर्स का मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन के लिए करूंगा। बोले एक दिन कौन सा? बोले वो फर्स्ट दिन, जिस दिन मैं बॉर्डर क्लोज करूंगा। किसके लिए बॉर्डर क्लोज करूंगा? मुसलमानों के लिए, कि ये मेरे देश में ना घुसे। ये इन लोगों ने साफ कहा है। हालांकि इस बात पर अब सोशल मीडिया भी बटा हुआ है। ट्रंप को सीधा समर्थन एलन मस्क दे चुके हैं। एलन मस्क अपने स्तर पर इन्हें पहले ही एंडोर्स कर चुके हैं, मैं भाई ट्रंप के साथ हूं। एलन मस्क ऐसे में इनकी फोटो तस्वीर डालकर कह रहे हैं कि यदि कमला हैरिस आती हैं तो ये एक दिन कम्युनिस्ट डिक्टेटर बनेंगी। क्या आपको नहीं लगता है? भाई साहब एलन मस्क इनके बारे में तस्वीर डाल करके कि ये कम्युनिस्ट डिक्टेटर बनेंगी, क्योंकि ये जिस तरह की बातें कर रही हैं, प्रवासियों को जबरन घुसने देना और ये सब करना, तो बोले यहां पर इस तरह की चीजें चल रही हैं। अच्छा, एलन मस्क इस बात को प्रूव करते हुए कमला हैरिस का 2017 का एक ट्वीट निकाल लाते हैं और कहते हैं कि देखो कमला हैरिस ने कहा था एन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट इज नॉट ए क्रिमिनल। मतलब जिसके पास में अगर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है तो वो क्रिमिनल तो नहीं होगा, अपराधी तो नहीं होगा।
इसका सीधा सा अर्थ यह भी निकलता है कि अवैध प्रवासियों की पक्षधर हैं कमला हैरिस। ये बिल्कुल अपने पश्चिम बंगाल वाला हाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आए हुए हैं, अब एक पार्टी उनका समर्थन करे और एक पार्टी उनका विरोध करे, बिल्कुल वैसा ही इनके यहां पर बड़ा इशू है। तो एलन मस्क कह रहे हैं प्लीज नोट दैट दिस इज एन एक्चुअल स्टेटमेंट फ्रॉम कमला। और यह खबर कब की है? 29 अगस्त 2024 की। मतलब कमला हैरिस का जो मंतव्य है कि वो अप्रवासियों को लेकर कितने लिबरल हैं, वो जानकारी भी अब पब्लिक है कि भाई अवैध प्रवासी, इसका मतलब क्या हुआ? अवैध प्रवासी जहां पर भी वोट देने की स्थिति में होगा वो कमला हैरिस को वोट देगा। अब आप पूछेंगे कि वो तो वोटिंग राइट भी नहीं पाया होगा, फिर उससे डर क्या है? तो भाई जैसे अपने देश में बांग्लादेशी जो घुसे हुए हैं उन्होंने भी आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं, ऐसे कुछ ऐसे भी तो होंगे जो अमेरिका में भी घुस करके कार्ड वगैरह बनाकर बैठ गए होंगे, और नहीं तो कम से कम किसी और के नाम पर दे आएंगे। इस तरह की राजनीति फिलहाल वहां चल रही है। कमला हैरिस ने 2017 में यह बयान दिया था जो ट्विटर पर डला हुआ है। कमला हैरिस ने फिर सितंबर में बयान देती हैं, कल फिर बयान देती हैं कि इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग कैसा देश चाहते हैं जिसमें हम रहें। एक देश जहां पर डर का माहौल हो, जहां पर नफरत का माहौल हो, अव्यवस्थाएं हो, या फिर एक ऐसा देश जहां पर पूरी तरह फ्रीडम हो, कंपैशन हो, रूल ऑफ लॉ हो। मतलब इनके यहां खोले आम चल रहा है, तानाशाह, मुस्लिम वोट, अवैध प्रवासी, बिल्कुल सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बस अपन दोबारा से इलेक्शन देख रहे हैं, इंडियन के इलेक्शन देख रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इलेक्शंस में नैरेटिव का कितना बड़ा महत्व होता है। आप लोगों ने अभी बीते दिनों देखा है, अपने इलेक्शन फिर आएंगे, फिर से आएंगी ये सब चीजें, और उतने ही जोर शोर से, बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से फिर आएंगी, सब तरफ वही वही दिखाई देंगी कि देखो ये सब चल रहा है। ये लोकतंत्र के अंदर लोगों को रिझाने के तरीकों में से है। बाकी आप इसे कैसे देखते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर उसे ज्वाइन कर लें। और याद दिला दूं कि आरपीएससी ने आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाल दी है। आरएएस की वैकेंसी के अंदर 19 सितंबर से आवेदन आरंभ किए गए हैं, 1 महीने तक आवेदन मांगे गए हैं। इसमें अधीनस्थ सेवा के 387 पद हैं, साथ ही साथ इसमें से राज्य सेवा के भी पद हैं 346। आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में पढ़ने के लिए हमारा फाउंडेशन बैच आपके एडमिशंस का इंतजार है। आप जाकर बढ़िया से एडमिशन लें। यहां पर प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो कन्वेंशनल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, और लाइव में करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, और जो भी कंटेंट फिलहाल ज्योग्राफी का वगैरह का चेंज हुआ है वो आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तुरंत जाइए, अपने आप को एनरोल करिए, बेहतरीन आपके फायदे का रहेगा। बाकी कहां पर उपलब्ध है? तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, और साथ में हमारे जो जीए फाउंडेशन के बैचेस हैं वो भी उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर। आप लोगों के लिए सभी प्रकार के टेस्ट, हम इस पर आरपीएससी वाले टेस्ट भी लॉन्च कर देंगे, आरएएस वाले टेस्ट भी लॉन्च कर देंगे। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और आरएएस का भी कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो प्लीज बताएं। कोई कमेंट अथवा क्वेरी अगर हो तो प्लीज बताएं। चलें आगे। कितनी केयर करते हैं बच्चे मेरी। सर पानी पी लो, बहुत बढ़िया। एक कहानी सुनाते हैं। कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि रशिया ने कहा है कि वो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज कर लेगा। इसको सुनने से पहले एक कहानी सुन लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। कहानी ऐसे है, बचपन में अगर कभी आपने चूहा और शेर की कहानी सुनी हो, जिसमें कहते हैं कि एक चूहा है जो शेर के ऊपर बहुत बार फुदक फुदक उछलता रहता है,
शेर ये सोचकर माफ कर रहा होता है कि यार चूहा है, मर जाएगा, फुदकने दे फुदकने दे। लेकिन चूहा है कि मानता ही नहीं है, कान में आकर सिर पे आकर नाचने लगता है। एंड में शेर परेशान होकर उसे पंजे से दबा देता है। फिर चूहा कहने लगता है कि मालिक माफ कर दो, मर जाएंगे, बताओ जो चाहते हो वो करेंगे। फिर वो कहता है चलो मित्र हो जाते हैं। अगर बचपन की ये कहानी सुनी हो तो बस इसको कंटेक्स्ट में याद रखना, मैं किसी को चूहा और शेर नहीं बता रहा हूँ। बस इतना है कि समटाइम्स जब चूहे बहुत उछल रहे होते हैं, ये मानकर कि शेर सोया हुआ है, ये संभवतया डर गया है क्योंकि मैं चूहा हूँ और इस पर चढ़ा हुआ हूँ, तो वो उसकी गलत फहमी होती है। और शेर की बड़प्पन होती है कि ठीक है यार, कोई नहीं, बच्चा है। ये कहानी का वर्तमान में किसी किरदार से कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी समझ के हिसाब से इसका इस्तेमाल भले ही ना क्यों कर रहे हो। एक और कहानी सुन लेते हैं, यथार्थ सुनते हैं, कहानी छोड़िए। यथार्थ ये है, क्या कभी आपने विचार किया है कि अगर आप किसी जंगल में जाएं टाइगर देखने, आप जिप्सी अथवा कैंटर में बैठकर जाते हैं, टाइगर को सामने देखते हैं, आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा, और नहीं आया हो तो आज आ जाना चाहिए कि यार वो जो टाइगर है जंगल में खुला घूम रहा है, यहां जिप्सी पर बैठे लोगों पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? ये जिप्सी पर बैठे लोग उसे देख भी रहे हैं, फोटो भी खींच रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, और टाइगर चुपचाप बैठा हुआ है, रोड क्रॉस करके चला जा रहा है। क्यों? मैं बताता हूं। टाइगर ने खुद से खुद के ऊपर एक नियम लागू किया हुआ है, और वो नियम ये है कि यार इतनी बड़ी जो व्हीकल है ना सामने, ये इटसेल्फ एक जानवर जैसी है, कोई बड़ा जानवर है, इस पर हमला करना वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। ये टाइगर ने खुद से खुद पर एक डॉक्ट्राइन लागू की हुई है कि मैं जीप अथवा कैंटर पर हमला नहीं करूंगा। विचार कीजिए, अगर एक बार के लिए वो जो टाइगर सामने है, जो अब तक ये मान रहा है कि मैं जिप्सी पर हमला नहीं करूंगा, आपके लिए वो नियम बदल दे तो जिप्सी पर भगदड़ मच जाएगी। बस आज की इस कहानी से ही आज का सेशन शुरू है। रशिया ने कहा है कि यार मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा डॉक्ट्राइन बदल लेना चाहिए। मतलब वो जो टाइगर था ना, जो जिप्सी में बैठे लोगों को देखकर अभी तक ये समझता था कि छोड़ यार, इन पर क्या हमला करेंगे यार, रहने दे, बड़ी बड़ी गाड़ी है, 32 देश हैं नाटो के, एक साथ हमला करेंगे सब परेशान हो जाएंगे। अब टाइगर कह रहा है बहुत हो गया यार, अब नियम बदलने पड़ेंगे, अब जिप्सी पर भी हमला करना ही पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक चूहा है जो इस समय कान में ही घुस गया है यार, और वो है यूक्रेन। अब आप पूछेंगे आप ऐसे कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की कद्र नहीं है। कद्र मैं इस तरह से कर रहा हूं दोस्त कि एक आदमी के पास 5,500 न्यूक्लियर बम हैं। पाकिस्तान की भाषा में बोले तो क्या सजाने के लिए थोड़ी रखे हैं। और एक है जिसके पास बम भी किराए के हैं, उसके सहयोगी देश उसको दे रहे हैं कि जा तू बम फोड़ के आ। मतलब आदमी में कॉन्फिडेंस हो, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंट यूक्रेन कि वो रशिया में घुस घुस करके हमले कर रहा है, दूसरे देशों से बम पटाके ले रहा है, फाइटर जेट्स ले रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, अंदर तक घुसा जा रहा है। हालांकि पुतिन इस समय भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया कर रहे हैं। वो इस समय देश में नहीं है, वो दूसरे देश की यात्रा पर गए हुए हैं। जब जब उन पर हमला हो रहा है वो कहीं दूसरे देश की यात्रा पर है। ठीक है यार, हमला हो रहा है, करते रहो करते रहो। वो बिल्कुल वही वाला टाइगर वाला। मैं बचपन की वही कहानी आज जब इस पूरी घटना को देख रहा था तो याद आ रही थी। मैंने कहा यार इसके ऊपर इतना हो रहा है और वो बंदा दूसरे देश में घूम रहा है कि ठीक है हमला हो रहा, होने दो, चलो किसी एक कोने में हो रहा होगा, टाइगर टाइप हरकत। लेकिन तुम अगर इतना हमला कर दोगे तो यार बस इतना बता दें कि ये सजाने के लिए नहीं रखे हैं, हम अपना नियम बदल भी सकते हैं। और नियम बदल दिए तो क्या होगा ये सर्वविदित है। खबर कहां से निकली आइए बताते हैं। इनके डेप्यूटी विदेश मंत्री हैं। डेप्टी विदेश मंत्री का हाल ही में बयान वायरल है कि रशिया से इट विल चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, यानी कि जो खुद से खुद पर पाबंदी लगाई हुई थी कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, हम उसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि हम ये सोच रहे हो कि नहीं भाई हमने सजाने के लिए रखे हुए हैं। इनको पता है कि भाई रशिया वाला न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं चलाएगा, चलाता तो 2.5 साल से अब तक चला ही दिया होता। अगर तुम्हें गलतफहमी हो गई है तो सुनो, रशिया विल चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, क्योंकि इस समय पश्चिमी देश यूक्रेन में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो रहे हैं।
अब आप पूछेंगे कैसे सक्रिय हो रहे हैं? खबर सुनिए, खबर है रशिया के डेप्यूटी विदेश मंत्री की, और डेप्यूटी विदेश मंत्री का नाम है सरगेई रयाबकोव, और उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि रशिया विल चेंज इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड वेस्ट एक्शन इन रिगार्ड टू स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस। हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं ना, हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज करनी है, और चेंज करेंगे, लेकिन इस बार बताएंगे नहीं, धप्पा देंगे। मतलब इस बार ये नहीं बताएंगे कि सुनो, पहले तक तो हमारा नियम था कि हम उस पर गोला नहीं चलाएंगे जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, हम पहले न्यूक्लियर बम नहीं चलाएंगे, हम पर कोई न्यूक्लियर बम चलाएगा तो हम चलाएंगे। अब इस बार हम अपना नियम बदल रहे हैं। मतलब ये वैसे है कि जंगल में टाइगर ने बता दिया सबको कि देखो, अगर आप कैंटर पर आते हो, अगर आप सड़क पर नहीं उतरते हो, अगर आप जिप्सी पर बैठकर आते हो, मुझे दूर से देखते हो, तो मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। ये टाइगर का बनाया हुआ नियम था, जंगल का नियम नहीं था। टाइगर ही जंगल का राजा है, और उसने ये नियम बना रखा है कि तुम अगर जंगल में कदम नहीं रखोगे, जीप पर बैठे रहोगे, तो मैं समझूंगा कि तुमने अभी जंगल में एंट्री नहीं की है। अगर तुमको गलतफहमी है कि तुम जंगल में घुस गए हो, तो फिर मैं अपना नियम बदल दूंगा, क्योंकि तुम अब अति कर रहे हो। लेकिन विचार करो, अब टाइगर ने नियम बदल लिए, और वो इस बार नियम किसी को बता भी नहीं रहा है। बता भी नहीं रहा है, इससे मतलब है कि मैंने नियम बदल लिए, उसी समय बताऊंगा जब तुम आओगे, और बताऊंगा और कैसे आऊंगा, क्या करूंगा, ये जमाना देखेगा। यही तो कहना चाह रहे हैं इनके विदेश मंत्री। कह रहे हैं कि सर नियम बदलेंगे, बताएंगे नहीं कि क्या नियम रखे हैं। तो भाई क्या नहीं बताओगे कि यही ना कि न्यूक्लियर बम कब चलाएंगे ये नहीं बताओगे? बोले हाँ, अब तक तो बताकर रखा था कि हम नहीं चलाएंगे पहले से, तो तुम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि चलो यार अब तो खुल के रहो, क्योंकि टाइगर बता रखा है जंगल में। भाई टाइगर अगर जिस दिन जिप्सी पर हमला कर दिया, मैं यकीन बता रहा हूं, सारे जंगल खाली हो जाएंगे, जिप्सी से लोग जाना बंद कर देंगे, जेल में बैठकर जाया करेंगे, लोग ऊपर से केज लगा के जाएंगे कि हम पर हमला ना हो जाए। जंगल में आप टाइगर देखने जरूर जाएंगे, लेकिन खुद बंदी बनकर जाएंगे, है ना। लेकिन अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रशिया अपनी तरफ से जो बयान दिया है कि भाई हम अपने नियम बनाएंगे, बताएंगे और नहीं। इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रशिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज करेगा, और करेगा क्योंकि इस समय पश्चिमी देश बहुत इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आप हद तो ये सोचिए कि लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर में यूक्रेन एंट्री कर गया है कुर्स्क रीजन के अंदर। कहां पर? रशिया में बम चला चलाकर पुल तोड़े जा रहा है। रशियंस की तस्वीरें डाल रहा है कि देखो ये लोग हमारे सामने सरेंडर कर दिए हैं। ये बकायदा एंट्री करता जा रहा है और दिखा रहा है कि इसे हम केवल बफर जोन बनाएंगे। स्टैंडर्ड देखिए कि हमने एक मकान खरीदा है, एक प्लॉट खरीदा है, उसमें 20 फीट की तो केवल पार्किंग बनाएंगे कि इतने में तो केवल गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। इनके लिए बफर जोन कुछ ऐसा ही है। यूक्रेन कह रहा है कि हम रशिया में घुस तो रहे हैं, लेकिन बफर जोन बनाने के लिए, इसलिए नहीं कि साहब पता चल रहा है कि हमने हमला करना था, अरे नहीं, इसलिए कि कल को रशिया वाले आए तो बीच में उस बफर जोन को क्रॉस करें, तब तक हम तैयार हो जाएं। इसलिए हम थोड़ा बफर जोन बना रहे हैं, और ऐसा करके हम कुर्स्क रीजन के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। लगभग 30 किलोमीटर तक घुस चुकी है यूक्रेनी सेना। और इतना ही नहीं, रशिया के अंदर गोला बारूद फोड़ रही है। और भाई साहब उधर पुतिन महाराज दुनिया भर घूम रहे हैं, ऐसे देशों में घूम रहे हैं कि दुनिया को यह पता रहे कि पुतिन ने कुछ नहीं किया, जो किया इनने किया। और अमेरिका और दूसरी दुनिया यह जानती है कि पुतिन पर हमला मतलब है कि आफत मोल लेना। वो आदमी इतना सा देश चला करके नहीं बैठा है भाई, वो दुनिया घूम रहा है 5,500 परमाणु बम बना करके, जो कि डिक्लेयर्ड हैं। खुद पर हमले के दौरान वो पूरी दुनिया में घूम ही इसलिए रहा है ताकि दुनिया वाले भी ये जान लें कि ये आदमी अपने ऊपर हमले हो रहा है, वो देख रहा है, तुम लोगों को अंदर तक आने दे रहा है कि आओ, ताकि उस दिन ना भाग जाओ जिस दिन हम परमाणु बम चलाएं और वहां जाकर के फिर पिटी कार्ड खेलने लगो कि मार दिया मार दिया मार दिया। बोल नहीं बेटा, फिर तो घेर कर रखेंगे अंदर, क्योंकि फिर पता है कि तुम लोग जो है पूरी तरह से फिर ब्लेम गेम खेलोगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मैं आपको याद दिला दूं कि आज से कुछ समय पहले भी
हमने जब आपको ये चर्चा की थी तब बताया भी था कि पुतिन इस समय हारने का नाटक क्यों कर रहे हैं। पुतिन का हारना वेस्ट को भी नहीं पच रहा है कि यार ये आदमी ऐसे होने कैसे दे रहा है। हार भी रहा है, विदेश यात्रा भी कर रहा है, बढ़िया घूम रहा है, स्वागत सत्कार ले रहा है, मर्जी से जैसे वीडियो गेम खेलते हैं वैसे खेले जा रहा है। 2.5 साल के युद्ध में इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अंदर भी कोई आ रहा है तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो बोले यार ये अपने आप में एक बड़ी चिंता बन रही है। पश्चिमी देशों को इस बात की चिंता बनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा रिसेंट डेज में क्या हुआ कि अभी कल परसों की खबर है, कल की खबर है, क्या खबर है, यूक्रेन वालों ने अपनी तरफ से अब तक का सबसे बड़ा रशिया पर हमला कर दिया। मतलब कितना बड़ा भाई, इन्होंने ले लदा करके खूब सारे ड्रोन उड़ा उड़ा करके रशिया पर भेजे। हालांकि रशिया का डिफेंस सिस्टम S-400 जब हमको दे के रखा है तो खुद के पास S-500, 300, 400 सब है, वो हवा में ही मार रहा था उनको। लेकिन हाँ, रशिया ये देखकर और दुनिया के बीच में ये खबर छपवा कर खुश है कि यूक्रेन हमला कर रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो फाइल बना रहा है कि आपके वो शिशुपाल वध की कहानी में जब हम सुनते हैं ना कि हाँ भाई 100 गुनाह हो गए, अब तुम्हारी गलती के बाद कोई माफी नहीं है, यहां पर भी कुछ वैसा ही है। यूक्रेन कैरीज आउट वन ऑफ इट्स बिगेस्ट एवर ड्रोन अटैक ऑन रशिया। ये वेस्टर्न अखबार है CNN, उसने अगर लिखा है, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि रशिया वाले इसको चाहते थे कि तुम लिखो, लिख करके हम इसकी फाइल बनाएंगे ताकि दुनिया को दिखाएं कि रशिया पर हमला हुआ है। अब तक क्या चल रहा था पिछले 2.5 साल से, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, रशिया ने यूक्रेन, बोले सब सही है। ये न्यूज पढ़ लो कि रशिया पर हमला हुआ है और पश्चिमी अखबार में पढ़ लो, पता चले कि फिर ये कहो ये तो स्पुतनिक ने छापा था, ये तो टास ने छापा था, ये तो रशियन टाइम्स ने छापा। कुछ नहीं, तुम देख लो, उसके बाद बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि साहब मास्को पर हमले हो रहे हैं, दुनिया इनकी खबरें छाप रही है, यूक्रेन खुश है और इतनी गलतफहमी में नाटो जी रहा है कि नाटो वाले यूक्रेन से कह रहे हैं कि हां, तुमने जो कुर्स्क रीजन में एंट्री की है, तुम्हारा ये अधिकार है, तुमने अपने अधिकार में हमले किए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब, नाटो देशों का बयान सुनिए। अभी क्या हुआ, यूक्रेन का इन दिनों कॉन्फिडेंस अप है। क्यों? एक तो मोदी जी जाए आए भाई, दुनिया के 1.5 मतलब आप ये पकड़ कर चलिए हम 1.5 अरब हैं। अब हमारी आबादी का कोई राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो वहां जा रहा है, तो ऐसे में दुनिया के साथ सेंटीमेंट यूक्रेन के पक्ष में है। मोदी जी 2.5 साल से नहीं आए थे, अब आए हैं, तो दुनिया भर में यूक्रेन को लग रहा है कि नहीं यार दुनिया अपने साथ है, नंबर 1। नंबर दूसरा, यूक्रेन को लग रहा है कि जब हमारे साथ दुनिया खड़ी है तो ऐसे में हमने इतना अंदर तक एंट्री कर ली तो यह दर्शाता है कि रशिया हार रहा है, क्योंकि दुनिया को समझ में आ रहा है कि यूक्रेन के साथ सब लोग खड़े हैं। ऐसे में नाटो के देश का जो लीडर है, नाटो चीफ, जिनका नाम है स्टोलनबर्ग, ब्रसेल्स में बैठते हैं ये, बेल्जियम में, इन्हों से मिलने के लिए यूक्रेन वालों ने मीटिंग रखी। यूक्रेनियन ने कहा, मतलब यूक्रेन के जेलेंस्की ने कहा सर मीटिंग करनी है आपसे तत्काल। बोले क्यों? बोले देखो सर, खुद के दम पर मैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया हूं। तो बोले फिर? तो बोले ऐसे में सर मुझे आपकी मदद चाहिए, थोड़ी और लगेगी। बोले क्या चाहिए बता वत्स? बोले सर मुझे चाहिए फाइटर जेट F-16, आप मुझे F-16 दीजिए, मैं अंदर तक घुस करके मारूंगा, मुझे लंबी रेंज की मिसाइल दीजिए। जो नाटो अब तक यूक्रेन को वेपन इस बात के लिए दे रहा था कि बेटे आत्मरक्षा करनी है, अब वो कह रहा है कि तुम्हारा उनके अंदर घुसकर हमला करना भी वैध है, यानी कि गलत नहीं है। तुम अगर उसमें घुस रहे हो, डूइंग गुड, करते रहो, ये तुम्हारा अतिक्रमण गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम उसके साथ ऐसा करो। गजब न्याय दे रहे हैं ये लोग। ये वही वाला न्याय है कि अगर आपकी एक आंख फूटी है तो दूसरे की आंख फोड़ दो, फिर तो न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है। UN क्यों बनाया था? चाय पकौड़े के लिए। मतलब ये है कि कुल मिलाकर के ये लोग उसको उकसा रहे हैं। गुड बेटा गुड, अंदर तक घुस गए, और घुसो, क्या चाहिए बताओ। तो भाई साहब चाहिए क्या, इसको बताने के लिए नाटो के चीफ से मिलने यूक्रेन के मंत्री महोदय पहुंचते हैं, यूक्रेन की मीटिंग करते हैं, नाटो के साथ जाकर बातचीत करते हैं, स्टोलनबर्ग से जाकर बात करते हैं, सर हमें वेपन चाहिए। NATO Secretary General Stoltenberg will convene a meeting of NATO Ukraine Council on Wednesday। ये खबर आप 27 अगस्त की देखते हैं। इन दोनों के बीच चर्चा होती है। यूक्रेन कहता है यूक्रेन से कहा जाता है हमें यूक्रेन को वह उपकरण और गोला बारूद प्रदान करना रखना जारी रखना चाहिए, मतलब हम इसको देते रहेंगे, लोड मत लीजिए। हम यूक्रेन को वह उपकरण और गोला बारूद प्रदान करना जारी रखना चाहिए जिससे रूस के आक्रमण के खिलाफ वो अपनी रक्षा के लिए आवश्यक समझे और यूक्रेन की लड़ाई में बने रहने की क्षमता
विकसित होती रहे, यानी कि सेल्फ डिफेंस तो करते रहे, साथ में अंदर घुस के भी मारना जाए ना तो जाए, कोई लोड नहीं है, हम देते रहेंगे, लोड मत कर, क्योंकि वैध है तेरा हमला एकदम वैध है, वैध है साहब, बहुत वैध है। ये वैध को नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना अवैध ये बाद में हो जाएगा। जेलेंस्की जो काम कर रहे हैं वो इस समय मांग कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल दीजिए ताकि हम अंदर तक घुसें। ये बिल्कुल वही जो मैंने कहानी शुरुआत में सुनाई थी, संभवतः आप इस बात को समझ रहे हो। आप कहेंगे कि सर आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब डेरोगेटरी रिमार्क दे दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। नहीं भाई, इस दुनिया में अगर कोई वाकई में सबसे बड़ी थ्रेट है तो वो न्यूक्लियर वेपन है, और जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसके साथ इतना अति ना हो जाए। वो वाली बात है कि आप सांप के साथ खेलते खेलते पहले तक ठीक है, आप उसको बीन पर नचा रहे थे, अब आप सोच रहे हैं कि इसका गर्दन में मुंह में उंगली देख करके ही दांत काउंट करेंगे। करना ठीक नहीं है, पर ठीक है, ईश्वर आपको टैलेंट बख्शे और इसी तरह से बम गोले फटते रहें, क्योंकि दुनिया तो ये मानती है कि यूक्रेन क्राइसिस के लिए अमेरिका और उसके पिछलग्गू नाटो कंट्री जिम्मेदार हैं, और रशिया ने सजाने के लिए अपने परमाणु हथियार नहीं रखे हैं। और उसकी परमाणु नीति है भाई, वो पहले से नीति जारी करके रखा हुआ था कि किसी भी ऐसे देश पर हमला नहीं करेगा जब तक उस पर हमला ना हो, जस्ट लाइक इंडिया, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ऐसे में यूक्रेन सोच रहा था कि टाइगर ने कह रखा है कि मैं गाड़ी पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन भाई वो टाइगर का खुद पर सिद्धांत है, उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यूएन ने नहीं थोपी है, उसने खुद से खुद पर थोपी है। जैसे इंडिया ने खुद पर थोपी हुई है कि हम किसी पर हमला पहले नहीं करेंगे लेकिन बाद में छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन ऐसे में अच्छा, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में एक खासियत और भी है कि इंडिया किसी ऐसे देश पर हमला नहीं करेगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। रशिया ने केवल यह कह रखा है कि हम आगे से न्यूक्लियर बम नहीं चलाएंगे। इसी बात को ये लोग सोचकर खुश हैं। तो अब देखो भाई, बोल तो चुके हैं इनके विदेश मंत्री कि हम चेंज कर रहे हैं, किसी को बताएंगे नहीं। बाकी तो देखो जी, आने वाला समय ही बताएगा कि कौन कितना दमदार है, कौन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दुनिया वाले रशिया की धमकियों को, पुतिन की धमकियों को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन जो पुतिन को अच्छे से जानते हैं, रक्षा विशेषज्ञ या दुनिया के लोग, वो ये मानते हैं कि पुतिन जो है वो अपनी इन्हीं स्ट्रेटजीज के लिए ही जाने जाते हैं। जब आप सोचना बंद कर दें तो पुतिन अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। बाकी तो खैर रब रखवाला यूक्रेन के लिए और दुनिया के लिए भी। ठीक है साहब, बाकी तो सारे अपडेट हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। इंडिया का क्या है डॉक्ट्राइन, ये सब बता चुके हैं, और ये सारे कंटेंट मैं आप लोगों को हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर लिखित फॉर्मेट में पढ़ने के लिए जरूर उपलब्ध करा दूंगा। आप जाकर उसे पढ़ें, मस्त रहें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। आरपीएससी ने आरएएस की वैकेंसीज निकाल दी हैं, जो अप्लाई करना चाहें 19 सितंबर से अप्लाई करें। पढ़ने के लिए अगर अपनी पाठशाला आपके लिए विकल्प है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा कंटेंट 16 सब्जेक्ट का कंटेंट बहुत ही नॉमिनल कीमत पर साल भर के लिए ना केवल रिकॉर्डेड उपलब्ध है, बल्कि लाइव भी आपके करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, जो भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी चीजें हैं वो पढ़ाई जाएंगी। आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जीए फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच अपनी पाठशाला वेबसाइट एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, एक्सेस करें। हमारी वेबसाइट पर हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आरएएस के उपलब्ध हैं, हमारी वेबसाइट से आप अपने घर पर मंगा सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है साहब, कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं। कोई क्वेरी एंड कमेंट अगर है तो प्लीज बताएं। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। बच्चे मन के सच्चे, लेकिन जब इन्हें देखते हैं तो बचपन की दो बातें याद आती हैं। आज आप भी अपने घर में बच्चों को देखते हो, पड़ोसियों के बच्चों को, रिलेटिव्स के बच्चों को देखते हो और अपना बचपन याद करते हो, तो एक बड़ा प्रश्न दिमाग में लाते होंगे। एक अपना बचपन था जब बढ़िया खेलने के लिए जाया करते थे, शाम होने का इंतज़ार होता था, घर से बाहर जाना है, बच्चों के साथ खेलना है, पकड़म पकड़ाई खेलना है, जिस तरह के गेम खेलने हैं, क्रिकेट खेलना है कि सतोलिया खेलना है कि पिट्ठू खेलना है, जो भी आपके अपने अपने गेम थे, हॉकी खेलना है कि आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, झूला झूलना है, कुल मिलाकर घर से बाहर निकलने का इंतजार होता था। बचपन आपको यदि अपना याद हो तो वो यही हुआ करता था। लेकिन आज का बचपन बड़ा ही मॉडर्न हो चुका है साहब। कैसा हो चुका है? बच्चे साथ भी बैठे हैं तो अपनी आंखों के सामने इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस लगाकर बैठे हुए हैं। हद यह है कि अगर 4 बच्चों को भी एक साथ खेलने बिठा दो तो उनका प्रयास यही रहता है कि भाई कोई तो कैमरा ले, कोई तो मोबाइल ले आओ, कोई तो लैपटॉप ले आओ या कोई तो गैजेट ले आओ, बस उसमें लगे रहेंगे। टीवी के सामने चिपके हुए बच्चे, मोबाइल कैमरे इनमें लगे हुए बच्चे दिख ही जाएंगे।
परिणाम पता है क्या है? बच्चों का जो खुद से खुद को एक्सप्लोर करने का समय था वो खत्म। दूसरी बड़ी चीज, बचपन में बच्चा सोने, खाने और खेलने के लिए ही समय दे पाता है। ऐसे में उसका सोना और उसका खेलना बुरी तरह बाधित हो चुका है। बाधित हो चुका है से क्या मतलब है? आज स्थिति यह है कि बच्चा घर से बाहर खेलने नहीं जा रहा। नींद पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा है बहुत कुछ जानने की। पूरे टाइम मोबाइल के सामने या टैब के सामने बैठा है, टीवी के सामने बैठा है, स्क्रीन टाइम लगातार चल रहा है। नींद आने में दिक्कत हो रही है, बच्चे को जो प्रॉपर नींद चाहिए वो नहीं ले रहा है, और उसका परिणाम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आलसी जीवन, और उसकी वजह से उसका हेल्थ बढ़ जाना, आंखों पर चश्मा और पेट बढ़ जाना। ये कॉमन फीचर हैं। आपको आज के छोटे बच्चे दिखेंगे तो एकदम गोलू मोलू मेरी टाइप के दिखेंगे, और साथ में आंखों पर बड़े चश्मे चिपके मिलेंगे, नहीं है तो बड़े होते होते चिपक जाएंगे। कॉमन फीचर है। आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्यों हम अल्टीमेटली इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। स्वीडन, एक यूरोपियन कंट्री, इसने पेरेंट्स को कहा है कि अपने बच्चों को कोई टीवी या स्क्रीन मत दिखाइए। साफ कहा है कि जो बच्चे 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो उन्हें अधिकतम 1 घंटे ही स्क्रीन दिखाइए। साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात आती है तो डेवलप्ड कंट्रीज में जिसे काउंट किया जाता है उनमें से एक है स्वीडन। उनका कहना है कि बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा, अगर मजबूरी ही है आपकी कि भाई साहब नहीं रहा जा रहा, बच्चे ड्रग की तरह एडिक्ट हो गए हैं। आजकल तो हालत ये है ना कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ले कोई बात नहीं बेटा मोबाइल ले ले। बच्चा कुछ भी, मतलब अगर उसको लग रहा है रो रहा है, माताजी को काम पर जाना है, पिताजी अपने दोस्त से फोन पे बिजी हैं, ले बेटे मोबाइल देख, टीवी देख। बच्चों से बात नहीं करनी है, मोबाइल टीवी चलते रहने हैं। आप अपने घर में भी देखते होंगे, मैं अपने घर में भी देखता हूं और अपने पड़ोसियों को भी समझाता हूं। ऐसे में अगर स्वीडन ये अपने देशवासियों को कह रहा है भैया मत देखने दो, तो उसका मतलब कुछ तो सोचा होगा। भाई साहब, न्यूज बन चुकी है, नो टीवी ऑन स्क्रीन फॉर टॉडलर्स, नो स्क्रीन बिफोर एज ऑफ 2, स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटीज, दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है। छोटे बच्चों को टीवी मत दिखाओ, उन्हें 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल मत दो, अगर देना मजबूरी है तो। अगर बच्चा 2 से 5 साल के बीच का है तो 1 घंटा अधिकतम उसके लिए मोबाइल यूज है। टीनेजर्स जो 13 से 18 साल के बीच में हैं, उन्हें अधिकतम 2 से 3 घंटे आप अपना स्क्रीन टाइम दे सकते हो। जो बच्चे 6 से 12 के बीच में हैं वो 1 से 2 घंटे अधिकतम स्क्रीन देख सकते हैं। मतलब विचार कीजिए कि यदि ये बात आपको स्वीडन से सुनने को मिल रही है तो अपने लिए भी अप्लाई करनी है। मतलब आपके घर में अगर ये 3 तरह की एज के बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, घुटने चलते बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे हैं, अधिकतम 1 घंटा, उसके बाद में 1 से 2 घंटा 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चे, और 13 से 18 साल के बच्चे अगर हैं तो 2 से 3 घंटा। क्योंकि आपको ना मोबाइल दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन विकल्प अगर नहीं है तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। मतलब कि 18 साल तक की उम्र में 3 घंटा ही अधिकतम स्क्रीन। आप में से कई लिसनर्स तो ऐसे होंगे जो कि 18 साल से भी कम के होंगे, लेकिन मुझे ही 1.5 घंटे से सुन रहे होंगे कि सर आप ही को सुन रहे हैं। अब आप देख लीजिए, स्क्रीन टाइम मना होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑडियो सुनना बंद कर दें। आप अपने फोन को दूर रख सकते हैं, आवाज तेज चला के सुन सकते हैं अगर सूचना इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो, है ना। तो यहां पर कुल मिलाकर के स्मार्टफोन्स और स्क्रीन डिवाइसेस को लेकर के साफ तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या करना सही रहेगा। हेल्थ एजेंसी ने प्रॉपर तरीके से कहा है कि सोने से पहले तो बच्चों को बिल्कुल भी फोन ना दिखाएं। उनके फोन को और उनके टैबलेट को उनके बेडरूम से पहले ही बाहर रख दें, क्योंकि ऐसी रिसर्च निकल कर आ रही है कि अत्यधिक स्क्रीन के यूज करने से बच्चों की नींद खराब हो रही है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनका शरीर पूरी तरह से डिससैटिस्फैक्शन का शिकार हो रहा है। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। स्कूल से कहा गया है कि वो बैन लगाएं स्मार्टफोन्स पर, स्कूल में किसी प्रकार का कोई भी बच्चा फोन यूज ना करे। मतलब आप सोचकर देखिए कि WHO ने भी कभी एक लाइन बोली थी, आज वो स्वीडिश गवर्नमेंट कर रही है, हम भी अपने ऊपर अप्लाई कर लें, अदरवाइज हम लोग भी बहुत दूर इस घटना से नहीं है। नो सेडेंट्री स्क्रीन टाइम फॉर बेबीज WHO ने 2019
2019 में भी इस बात को दोहराया था। समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, सेडेंट्री का मतलब है कि बच्चा रो रहा है, डला हुआ है, सेडेंट्री आलस के साथ में कि भाई डला वाले बेटा मोबाइल देख ले। आजकल माँ बाप इस बात को बताते हुए बड़े खुश होते हैं, यार हमारा बच्चा बोलना नहीं जानता लेकिन मोबाइल का लॉक खोल लेता है, फोटो खींच लेता है, यूट्यूब चला लेता है, देख लेता है कि कौन सा वीडियो उसको देखना है। खुश होने की आवश्यकता नहीं है सर। हर चीज ये जो अपील कर रही है वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ये दुख होने की आवश्यकता है कि आपकी जो आवश्यकता थी उसे बोलने का। और आजकल के बच्चों में अगर आपने नोटिस किया हो, एक ऑटिज्म प्रकार की बीमारी आई है, बच्चा बोलना नहीं सीख पा रहा है प्रॉपर टाइप से। उसके पीछे का बड़े कारण में जो चीज निकल कर आ रही है वो ये है कि पेरेंट्स बच्चे से बात ही नहीं करते। बचपन में बाबा दादी जो बच्चे के साथ रहते हैं वो उसको बोल बोल करके उसको सिखाते हैं, चीजें करना सिखाते हैं। आजकल के माँ बाप काम में बिजी हैं, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा मोबाइल देख तो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, तो वो बोलना ही भूल चुका है कि बोलना भी होता है। बाद में कहते हैं डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा के कि सर इसे ऑटिज्म हो गया है। हालांकि ऑटिज्म बहुत से कारणों से होता है, लेकिन बहुत ज्यादा व्यवहारिक रीजंस में जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो यही है कि बच्चे से बचपन में बात ही नहीं की गई किसी के द्वारा, उसके दिमाग पर पता नहीं कौन सा क्या असर हो गया है ना। खैर अभी इस बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो 2019 में WHO ने कहा था कि बच्चों को और टॉडलर्स को आप टीवी के पास ना छोड़ें, उनके मतलब समय को लिमिट करें। WHO की बात को ही फिलहाल बेबीज के लिए बात को ही स्वीडिश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा है। तो मैंने आपको ये सारी जानकारी बता दी है, आप लोग इस बात का खास ख्याल रखें क्योंकि डॉक्टर्स का इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेमोलॉजी कहता है कि ज्यादा स्क्रीन देखने के कारण बच्चों में आंखें सूखी होने लगती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान पता चला कि गेम का जो एडिक्शन है वो ड्रग और मादक पदार्थों के लत की तरह साबित हो रहा है, मानसिक और शारीरिक सेहत पर नुकसान हो रहा है। इसलिए इस पर कोई कानून लाया जाए, इस तरह की चीजें यहां पर कोर्ट में डिस्कस हुई हैं। मतलब पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे इस हद तक आदी हो चुके हैं कि अगर उन्हें वो ना दिया जाए। बहुत से पेरेंट्स की तो ये समस्या है कि सब हम चाहते हैं कि मोबाइल ना दें, आदत गंदी लग गई, अब क्या करें, छुड़वाएं कैसे, ये सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा। तो देखिए, हालांकि ये सॉल्यूशंस तो हमने आगे भी दिए हैं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पर इतना सा जान लीजिए, सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि उसे कोई ऑल्टरनेट काम दीजिए जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। असल में हो क्या रहा है ना कि आपका बच्चा जब मोबाइल देख रहा है तो उसे खुशी मिल रही है, खुशी का जो हार्मोन है ना वो दिमाग में निकल रहा है, डोपामाइन, वो उसे प्लीजेंट फीलिंग दे रहा है कि वाह कितना अच्छा हो रहा है, दुनिया में बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये सब। बच्चा खुद को वहां रख करके उन किरदारों में अपने आप को पाकर खुश हो रहा है। उसे खुश होने की कोई और वजह आप दीजिए। अगर उसे साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग करने दीजिए, उसे बाहर जाके आउटडोर खेलना पसंद है तो खेलने जाने दीजिए। हालांकि आज के जिस तरह के शहरीकरण में खेलने की जगह ही नहीं बची है, बच्चे को बाहर ले जाने में मुसीबत हो रही है, तो फिर आप उसको इंडोर ही कुछ एक्सरसाइज कराइए, योगा, प्राणायाम, ध्यान, अपनी जगह पर जंपिंग कराना, कुछ ऐसा जिसको वो इंटरेस्ट के साथ करता हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराइए। अदरवाइज आप बचपन को खराब कर रहे हैं, भविष्य भारत का बिगाड़ रहे हैं। ये बड़ी चुनौती है जिसके ऊपर फिलहाल चर्चा चल रही है। मतलब आप सोचिए कि पेंडेमिक इन फ्रंट ऑफ ए स्क्रीन, यंग चाइल्ड एंड मीडिया यूजेस का अगर आप देखें तो वीडियो गेम्स का अप्रैल के अंदर पेंडेमिक में कितना यूज बढ़ गया था, ये डेटा लोगों को बता रहा है। इसकी वजह से बच्चों को नींद आने में दिक्कत हो रही है, आंखें सूखी हो रही हैं, अपने आप को लेकर वो हीन सोचने लगा है, किताब पढ़ने में तो आदत ही खत्म हो गई है, और बॉडी को लेकर के हीनता बढ़ती जा रही है क्योंकि एक्टिविटी नहीं है तो बच्चे हेल्दी हो जा रहे हैं। प्रकृति के साथ उनका समय बिताने का समय खत्म हो गया। बच्चों को आप घर में गार्डन, किचन, जो किचन गार्डन होता है ना, उसको विकसित करने पर भी जोर दे सकते हैं। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है प्लांट्स को डेवलप होते हुए देखना, उनको पानी देना, उनकी केयर करना, उनका नियमित रूप से समय दे दीजिए कि आप रोजाना इस प्लांट के अंदर ये करेंगे। घर में फिश रख सकते हैं, उनको दाना डालना, ये बच्चों के लिए काफी एंगेजिंग होता है। और साथ ही साथ चूंकि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर बिगड़ रहा है तो उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस बिगड़ती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है, अटेंशन डिसऑर्डर, उनको बहुत देर तक किसी एक चीज को देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन तो बहुत तेजी से बदलती रहती है, तो उनका तो ध्यान एक जगह पर रहना ही बंद हो गया है। ऐसे में बच्चों के लिए यह बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसके लिए आवश्यक है कि पेरेंट्स इस समस्या को समझें। इस बात को समझते हुए वो बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए तमाम अल्टरनेटिव्स पर विचार करें। पेरेंट अपनी तरफ से उसमें कंट्रोल बटन सेट करें। स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए बच्चों को प्यार से बैठकर समझाएं। घर में नियम बनाएं कि सब लोग सोने से 1 घंटे पहले ही अपने स्क्रीन को बंद कर देंगे, और खुद भी पेरेंट्स इस बात को लागू करें। देखिए, आपका अगर मैं इस बात में इस तरह से कहूंगा कि अगर आपका रोजगार
मोबाइल से नहीं चल रहा है, भाई आपका रोजगार ही है, आपकी नौकरी ही है कि आप मोबाइल देखे बिना काम नहीं चला सकते, तब तो कोई बात बची ही नहीं है आपके लिए। लेकिन आपका जॉब ये नहीं है, कोई और जॉब है आपका, आप कोई और काम करते हैं, किसी और प्रोफेशन में है जिसमें सूचना के लिए आप मोबाइल सुन रहे हैं, तो आप इसकी आदत को छोड़ दीजिए, है ना। जैसे हम जैसे लोग जो फिलहाल के लिए इंटरनेट के युग में काम आपको सूचनाएं देने का करते हैं, तो हमारे लिए मोबाइल मजबूरी हो गई है। हमारी मजबूरी को आप अपनी मजबूरी ना बनाएं। आपको अगर चीज़ें सुननी है तो आप सुनने के लिए स्क्रीन को ऑफ करके भी सुन सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, बच्चे मतलब बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, पेरेंट्स को बहुत बड़ा मानते हैं। ऐसे में आप अपने साथ इस चीज को बनाएं, ठीक है। खाने की मेज पर गतिविधियों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर प्रतिबंध रखें। खुद से पैरामीटर सेट करें कि मैं क्या क्या काम कर रहा होऊंगा, तब मोबाइल यूज नहीं करूंगा। स्क्रीन टाइम को लेकर के उसको बच्चे को बताएं कि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा ना करें कि भाई आज से पीटना शुरू, जैसे मेरा वीडियो देखा और आज ही जाकर के धड़ाधड़ शुरू की, बस बंद कर, नहीं। उसको प्यार से समझाइए, थोड़ा सा आज उसको कहिए कि बेटा देखो अपन है ना, अब इसको बंद करेंगे, क्योंकि कोई अच्छी हैबिट लगने में भी 21 दिन का समय, 14 से लेकर 21 दिन का समय लेती है। तो आप उनको आज 2 घंटे की जगह कोई अच्छा लालच दीजिए। बच्चे क्या है ना, मन के सच्चे हैं, लेकिन जिद है उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि आप प्यार करते हैं। तो ऐसे में आप उनसे कहिए कि बेटा आज पहले बता के चलिए कि आप इतने बजे मोबाइल रख देंगे, तो वो कंडीशनिंग हो चुकी है उसकी कि उसका मोबाइल रखना है उसे। टीवी इतनी देर में आप बंद कर देंगे, तो वो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। पहले कंडीशनिंग हो जाए, उसके बाद में फिर उनका मोबाइल कैमरा बंद करवाएं आप। उसके अलावा अगर आपके लग रहा है कि भाई मैं तो आज जाते ही बस एक्शन लेने वाला हूं बच्चों पर, ये तरीका आप पर भी लागू नहीं होता है और बच्चों पर भी लागू नहीं होगा, बिकॉज आप इसको कल नहीं कर पाएंगे। आप कल कहीं और बिजी हुए तो आप उसकी हालत को फिर बिगाड़ देंगे। ऐसे में धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तरीके से किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को, घर में बड़ों को, बाप दादा जो आपके घर में रहते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, उन सबके साथ रह करके उनके साथ विकास कार्य में उनको निरंतर आगे बढ़ाइए, ठीक है साहब। बाकी समझाइश की चीज़ें हैं ऐसे ही मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। आरपीएससी ने आरएएस की वैकेंसी निकाल दी है। कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशंस पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आरएएस का उपलब्ध है पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जीए फाउंडेशन बैच उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर। तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, कोर्स के किताबें उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।